दोस्तों नमस्कार। आज के करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में आप सभी का मैं एपी सर स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम डेली न्यूज करंट अफेयर्स का प्रॉपर एनालिसिस देखते हैं जो हर एक एग्जाम यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट एक क्लास आपकी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रसाद स्कीम को लेकर के है। आप कहेंगे अभी ये चर्चा पर चर्चा में प्रसाद स्कीम कैसे आ गई? तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यह नाम भी आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहा तो ये आंध्र प्रदेश में श्री शैलम मंदिर यानी आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं। और जब आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं तो ये चर्चा में आ गए प्रसाद स्कीम, क्योंकि प्रसाद स्कीम के अंतर्गत ही इसी आंध्र प्रदेश में एक मंदिर का क्या किया जाएगा, एक मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि ये कौन सा मंदिर है जिसका शिलान्यास कौन सी स्कीम, प्रसाद स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है? तो इस मंदिर का नाम है भद्राचलम मंदिर। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि भद्राचलम मंदिर का उद्घाटन हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। ये मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भद्राचलम मंदिर कहाँ स्थित है? तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर क्या लगाओगे? आंध्र प्रदेश लगाओगे। और दूसरा मंदिर जहां पर यानी द्रौपदी मुर्मू गई हैं वो मंदिर भी ध्यान रखिएगा, श्री शैलम मंदिर। तो दो मंदिर आपने अभी तक समझ चुके हो। श्री शैलम मंदिर भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा मंदिर कौन सा जिसका शिलान्यास करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई हैं, वो दूसरा मंदिर कौन है जो बनेगा? तो हमने कहा भद्राचलम मंदिर। कौन सा? भद्राचलम मंदिर। इसके अलावा और कौन सा यहाँ का? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा और क्या किया जाएगा? तो इनके द्वारा समक्का सरलम्मा जनजाति पुजारी सम्मेलन भी हो रहा। ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यानी समक्का सरलम्मा यात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। इसी प्रकार जो इस बार समक्का सरलम्मा जनजाति पुजारी सम्मेलन हो रहा है, ये कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में हो रहा है। और इसका आयोजन किसके द्वारा कराया जा रहा है? क्योंकि ये प्रमुख रूप से कहाँ का है? तो ये प्रमुख रूप से तेलंगाना का है। समक्का सरलम्मा यानी यात्रा जो उत्सव है तेलंगाना में मनाया जाता। तो इसी का आयोजन कौन? तो वनवासी कल्याण परिषद जो तेलंगाना की है, वनवासी कल्याण परिषद तेलंगाना की है, उसके द्वारा इसका आयोजन कराया जाएगा। इसलिए ये चर्चा में आ गया। इसके अलावा जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये तेलंगाना जाएंगी और तेलंगाना का एक मंदिर आपको पता होगा, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया, जिसका नाम क्या है? रामप्पा मंदिर, जो तेलंगाना के वारंगल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना के वारंगल में स्थित है। कौन सा? रामप्पा मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर ही एक और मंदिर है जिसे किस नाम से जाना जाता? कमेश्वरालय मंदिर। तो कमेश्वरालय मंदिर का भी रिस्टोरेशन पुनरुद्धार किया जाएगा। तो दो मंदिर ध्यान दीजिएगा, दो मंदिर हमने कहाँ के बताए? आंध्र प्रदेश के बताए। कौन सा? श्री शैलम मंदिर आंध्र प्रदेश का, और दूसरा हमने जिसका भद्राचलम मंदिर बताया जिसका शिलान्यास नींव रखी जाएगी। और दो मंदिर आपके तेलंगाना के बताए, एक रामप्पा जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया, और दूसरा हमने क्या कहा? तो ये नाम कौन? कमेश्वरालय मंदिर। ये कहाँ है? ये तेलंगाना में है। और तेलंगाना में भी आपको पता होगा हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। कौन? किसका उद्घाटन किया गया? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जो श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी यहाँ पर हुआ है, ये आपको पता होगा। तो वहाँ पर भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा वहां पर जाया जाएगा। अब आपकी समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार ये प्रसाद स्कीम क्यों चर्चा में आ गई। तो ये प्रसाद स्कीम के अंतर्गत ही जो आपको बताए भद्राचलम मंदिर का शिलान्यास रखा गया। अब आपके लिए जरूरी है कि समझाने कि आखिरकार ये प्रसाद स्कीम
कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई? तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रसाद स्कीम है, प्रसाद स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लाया गया। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लाया गया, तो ये पहला क्वेश्चन बनेगा किस मिनिस्ट्री की है? तो ये कौन? पर्यटन मंत्रालय की है। और जब पर्यटन आप करते हो, किसी भी मंदिर में जाइए, आपको तो क्या प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। तो पर्यटन करना कितना है, बिना पैसा खर्चा किए प्रसाद आपको फ्री में मिलता है, जो भी पर्यटक आते हैं उनको दिया जाता। तो ऐसे कोरिलेट कर लीजिए कि प्रसाद स्कीम कहाँ? पर्यटन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो पी से हो गया पिलग्रिमेज, जो आप श्रद्धालु होते हैं, जो आपके क्या तीर्थ स्थल होते हैं, वहां उनका क्या रिजुविनेशन के लिए, उनका पुनरुद्धार करने के लिए, एंड स्पिरिचुअल, और यस से क्या होगा? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, हेरिटेज, विरासत, आगमेंटेशन, संवर्धन, और ये यानी ड्राइव। तो इसका मतलब प्रसाद की फुल फॉर्म क्या हो गई? तो यहाँ यच आपको दिख रहा होगा, जबकि यहाँ यच नहीं है। तो ये जो इसका बीच में हेरिटेज शामिल किया गया, ये जो पहले ये प्रसाद था, ये प्रसाद, तो इसको प्रसाद को क्या बना दिया गया? एस में एच भी आ गया। तो ये 2017 में परिवर्तन किया गया। तो 2014-15 में, आप कहेंगे शुरुआत कब हुई थी इस स्कीम का? तो ये प्रसाद स्कीम 2014-15 में आती है। कब आती है? 2014-15 में आती, तब इसमें हेरिटेज नहीं था, लेकिन 2017 में इसमें हेरिटेज, चूंकि जो भी इस स्कीम के अंतर्गत मंदिर विकसित किए जाएंगे और पर्यटन, ताकि भारत सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक समृद्ध और विरासत वाला देश है, तो भारत की जो ये सांस्कृतिक और विरासत है, ये विश्व के पटल पर लोग जाने, और भारत में जब श्रद्धालु आएंगे तो भारत को इससे बहुत सारा विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त होगा। तो इसके कौन? भारत के जो समावेशी विकास और आर्थिक विकास व समृद्धि में प्रसाद स्कीम एक प्रमुख रूप से भूमिका निभा पाएगी। और इससे भारत की जो सॉफ्ट पावर पॉलिसी है, ये भी मजबूत होगी। तो इसके क्या बहुआयामी प्रभाव दिखाई देने वाले हैं, इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो हमने कहा प्रसाद स्कीम 2014-15 में शुरू हुई। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, पर्यटन मंत्रालय है। और 21 इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो पी से हमने कहा पिलग्रिमेज, आर से हमने यानी प्रसाद, आर से हमने कहा रिजुविनेशन, और उसके बाद ए से एंड, एस से हमने कहा स्पिरिचुअल, फिर ए से आगमेंटेशन, और उसके बाद फिर कौन हो जाएगा? डी से ड्राइव। लेकिन 2017 में इसको विरासत के साथ सम्मिलित किया गया, और 2017 में प्रसाद का नाम बदल करके प्रसाद कर दिया गया, यानी एच। तो वहां एच का मतलब हेरिटेज को भी शामिल किया जाता है। यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या है, यानी प्रसाद स्कीम को आखिरकार क्यों लाया गया? तो इसका समग्र विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, और किसका? जो भी आइडेंटिफाइड भारत सरकार के द्वारा जो भी आइडेंटिफाइड स्थल किए जाएंगे, डेस्टिनेशन जो पर्यटन की दृष्टि से यानी तीर्थ स्थल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो यानी पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन जो आइडेंटिफाइड हैं, उन्हीं का समग्र होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए किसको लाया गया? तो ये प्रसाद स्कीम को लाया गया, ताकि भारत में पर्यटन को बूस्ट किया जा सके। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें कम्युनिटी बेस्ड, यानी ये नहीं कि भारत सरकार अकेले प्रयास करेगी, जो आसपास के स्थानीय लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, उनका भी सहयोग लिया जाएगा। यानी समुदाय आधारित इसमें डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा, और लोगों में जागरूकता भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो, और साथ में जो भारत के तीर्थ स्थल हैं, स्थानीय लोगों की सहभागिता के माध्यम से उनका संरक्षण, उनका संवर्धन भी सुनिश्चित किया जा सके। तो इसका अगला मकसद भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगला इसमें और क्या किया जाएगा? इसमें इंटीग्रेटेड, हमने कहा नाम से ही पता चल रहा है, टूरिज्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम है। तो इसमें इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट का प्रयास किया जाएगा, समन्वित रूप से पर्यटन को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और कहाँ कहाँ? जो हेरिटेज सिटी है, विरासत शहर है, लोकल आर्ट्स हैं, स्थानीय स्तर की बहुत सारी कलाएं होती हैं, कल्चर होती हैं, हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारे स्थानीय लोगों के द्वारा हाथ से तरह तरह के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका। और जो खान पान होता है, वो भी कई क्षेत्र विशेष का भारत का आपका देखोगे कि वो जाना जाता है। तो खान पान, और ये भी इससे क्या होगा, यानी इसमें इंटीग्रेटेड पर्यटन
यानी जो टूरिज्म है वो प्रमोट होगा। आप कहेंगे कैसे? तो इसमें केवल विरासत स्थलों का विकास नहीं किया जाएगा, विरासत स्थलों के विकास के साथ साथ जो हेरिटेज सिटी हैं उनका, इसके अलावा खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, लोगों का जो कल्चर है उसके तरफ भी लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा उनके द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उसको भी विश्व पटल के सामने लाया जाएगा। तो इसमें समग्रता के साथ यानी टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा किसको सुदृढ़ किया जाएगा? तो जो ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म फॉर द बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, यानी कि इसमें अवसंरचनागत विकास का भी जो गैप है, जितनी अवसंरचना विकसित होनी चाहिए किसी भी तीर्थ स्थल के आसपास वो नहीं हो पा रही, तो उसको भी विकसित करने का इसमें प्रयास किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। तो ये इसके मकसद हो गए। अब इसमें किनको फर्स्ट फेज में जब ये स्कीम 2014-15 में लॉन्च की गई थी तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन उठना चाहिए, सर बताइए क्या पूरे भारत में जितने भी पर्यटन स्थल है, पिलग्रिमेज साइट्स एंड डेस्टिनेशन है, क्या सबको शामिल किया गया? आंसर है नहीं। शुरू में 12, पूरे भारत से कितने 12 प्रसाद के अंतर्गत कितने 12 स्थलों को शामिल किया गया, कितने 12। अब आपके लिए जाना जरूरी होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि ये 12 कौन है। तो आइए नाम जानते हैं। कामाख्या देवी मंदिर सुने हो, कामाख्या अब्बू यानी अम्बुबाची का मेला, यही अम्बुबाची का मेला लगता है। असम का, अमरावती, आंध्र प्रदेश का, द्वारका, गुजरात का, आगे आइए गया, बिहार का, पुरी उड़ीसा का, कांचीपुरम और बेलनकन्नी ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। और यूपी से 2 स्थल इसमें प्रसाद में शामिल हैं, एक का नाम है वाराणसी और दूसरे का नाम है मथुरा। कौन सा? वाराणसी, मथुरा। उत्तराखंड का केदारनाथ, पंजाब का अमृतसर, राजस्थान का अजमेर को शामिल किया गया है। इस प्रकार इसमें 12 स्थल को शामिल किया गया। मानचित्र से याद करिए, मानचित्र से याद करिए। हमने यहाँ मानचित्र भी बना दिया है, आप भी इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ जाइए और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये आपका कौन है, यानी आपके सामने ये नजर आ रहा होगा, तो ये कौन है? असम का कामाख्या। फिर आइए यानी उड़ीसा का पुरी, आंध्र प्रदेश का अमरावती। इसके बाद यहां देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में 2 है, कांचीपुरम और बेलनकन्नी। तमिलनाडु के ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु के 2 हैं, यूपी के 2 हैं, बाकी सब में एक एक स्थल है। तो यहां से शुरू करिए, असम का कामाख्या, नीचे उतरते आइए तो आइए उड़ीसा पुरी, उड़ीसा का पुरी, आंध्र प्रदेश का अमरावती। तमिलनाडु के 2 हैं, कौन कौन है? तो हमने कहा तमिलनाडु के 2, एक बेलनकन्नी है और एक कौन है? तमिलनाडु का कांचीपुरम। इसके बाद आइए यानी अब ये पश्चिमी भारत की तरफ चलिए तो ये द्वारका गुजरात का मिल जाएगा, राजस्थान का अजमेर मिल जाएगा, फिर पंजाब का अमृतसर मिल जाएगा। 3 ये हो गए। उसके बाद कौन? यूपी के 2, मथुरा वाराणसी, और यूपी के बगल ही कौन? तो ये केदारनाथ। कौन? केदारनाथ उत्तराखंड का, और फिर गया बिहार, गया बिहार। तो टोटल कितने? ये 12 स्थल हैं जिनको पहले इसमें शामिल किया गया। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाता है। तो ये कौन सी स्कीम थी? प्रसाद स्कीम थी। तो प्रसाद स्कीम के अंतर्गत कौन कौन शहर शामिल किए गए? इसी प्रकार और स्कीम, एक हृदय स्कीम भी है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आप देखोगे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रसाद स्कीम में हमने क्या क्या समझ लिया? तो 12 कौन कौन? कामाख्या देवी असम से शुरू करिए, कामाख्या असम, फिर आइए उड़ीसा का पुरी, उसके बाद अमरावती आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का 2 कांचीपुरम और बेलनकन्नी, इसके बाद द्वारिका गुजरात का, अजमेर राजस्थान का, अमृतसर पंजाब का, यूपी के 2 कौन? 2 तो ये कौन? कृष्ण और शिव, कृष्ण शिव। तो कृष्ण वाली नगरी कौन हो गई? मथुरा, भगवान शिव का वास भोलेनाथ, कहाँ? बनारस। तो वाराणसी और मथुरा 2 कहाँ? यूपी के। इसके बाद हमने कहा उत्तराखंड का केदारनाथ, उत्तराखंड का केदारनाथ, और फिर कौन शामिल किया गया? बिहार का गया। इसमें टोटल 12 स्थल को शामिल किया गया है, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्लियर? अब आओ अगला ये मोदी जी ने मन की बात में कल कुछ चीजें बोली जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने पॉइंट आपको निकाल लिया। कुल मिला के आपका काम है वीडियो को अच्छे से अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, यकीन मानिए करंट अफेयर्स और साथ में 90% स्टैटिक जीके, 80 से 90% जो स्टैटिक जीके है वो भी आपके मुट्ठी में होने वाला है।
बस आपको ये पीडीएफ और जो कई बार इसको चीज़ों को रिवाइज करना। सबसे पहले जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगे, मन की बात करेंगे, तो भारत की जो अचीवमेंट रही है, उपलब्धियां रही, उसको कौन नहीं चाहेगा कि उसको ना बताएं। तो भारत के पास जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं वो आप इसमें जान लीजिए। तो सबसे पहले आइए इसमें जानते हैं, यानी भारत विश्व की पूछा जाए किस नंबर की, तो 5वीं, विश्व की 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई 2022 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसको पीछे किया है, यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन आप बोलते हो, इसको पीछे करके पहले कौन थी, यानी 6ठे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत था, लेकिन अब कौन 5वें नंबर की हो गई। तो इस पॉइंट को भी आप कहीं भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा भारत के द्वारा पहला इंडिजेनस देशज रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित किया गया, जिसका नाम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, INS विक्रांत। INS विक्रांत पूछेगा कि इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनस एयरक्राफ्ट INS विक्रांत है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा वीर बाल दिवस, इस पे हमने डिटेल बताया हुआ, फिलहाल ये पहली बार है, ये पहली बार अब की मनाया जाएगा, यानी 26 दिसंबर को पहली बार वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें जोरावर सिंह और ये आपके जो दो लोगों को गुरु नानक, कौन से, तो ये जो गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु, उनके दो पुत्रों को सीधे किसमें चुन दिया गया था दीवार में, तो उसी की शहीद दिवस के रूप में इसे वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोदी जी ने माधोपुर मेला का यानी काफी जिक्र किया। माधोपुर मेला में रुक्मणी की विवाह से संबंधित ये प्रसंग है, तो यहाँ पर मेला लगता है। तो ये कहाँ, तो ये इसका मतलब गुजरात में। कहाँ, माधोपुर मेला कहाँ, यानी गुजरात में लगता है। अब आपको बताना है सोनभद्र मेला, कौन, सोनपुर मेला, ये कौन है, सोनपुर मेला बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एशिया का पशुओं का, ये पशुओं का मेला लगता है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला है, ये कहाँ, सोनपुर में लगता है। बताना सोनपुर ये कहाँ है, क्या ये सोनपुर बिहार में है या यूपी में है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ माधोपुर मेला पूछा जा सकता है, तो कहाँ है, ये गुजरात में। इसके अलावा मोदी साहब ने और क्या बताया, अभी आपने इस पे भी हम पीछे बता चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से कंपाइल कर लिया कि वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में किया गया। कहाँ किया गया, गोवा में किया गया। कौन सा, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस 2022 का आयोजन गोवा में किया गया है। तो ये पूछेगा कि वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस यानी भारत में जो आयुष मंत्रालय 2014 में ही ये एनडीए सरकार आई, तो कौन सा आयुष मंत्रालय जो भारत का ट्रेडिशनल परंपरागत जो औषधि ज्ञान विज्ञान है इसको प्रमोट करने के लिए कौन सा, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा होम्योपैथी, इसके लिए 2014 में एक मंत्रालय बनता। तो उसी संबंधित आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस इस बार कहाँ आयोजन हुआ, ये गोवा में हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 चीजों का जिक्र किया मोदी साहब ने, कौन कौन, एक तो यानी स्मॉल पॉक्स, चेचक का भारत में उन्मूलन हो चुका, पोलियो का भारत से उन्मूलन हो चुका है, और साथ में ये आप ध्यान दीजिएगा यानी गिनी वार्म। 3 चीजों, 2 तो आपको पता रहा होगा, लेकिन ये अब आप यानी एग्जामिनर तुरंत इसको सेट कर देगा तो लगेगा कि 2 का उन्मूलन है और ये तीसरा आप नहीं लगाओगे। लेकिन मोदी साहब ने कहा कि भारत से स्मॉल पॉक्स और पोलियो और साथ में गिनी वार्म, इनका उन्मूलन किया जा चुका है और हम अब 2 बीमारियों से प्रमुख रूप से उन्मूलन की दिशा में है। एक टीबी, इस पे भी हम काफ़ी आपको वीडियो बना चुके हैं और करंट में कई बार चर्चा निश्चय मित्र से लेकर के और कई प्रयास जो किए जा रहे हैं उस पे हम चर्चा कर चुके हैं। अगर रेगुलर बेसिस पे आप वीडियो देखते हैं तो जरूर इसमें आपको पता चल चुका होगा। तो 3 चीज़ों का गिनी वार्म, साथ में स्मॉल पॉक्स और पोलियो, इनका भारत से उन्मूलन किया जा चुका है। अगला अब टीबी और कौन है, कालाजार। कालाजार टीबी हारेगा देश जीतेगा और टीबी मुक्त भारत अभियान भी चल रहा। 2025 तक टारगेट रखा गया कि टीबी को समाप्त करके ही यानी क्या दम लिया जाएगा। तो ये भी क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा जो टीबी के मरीज हैं वो भारत में हैं, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टीबी मुक्त भारत आपका ये 2025 तक, टीबी हारेगा देश जीतेगा। और कालाजार, ध्यान दीजिएगा, कालाजार किससे होता है, पैरासाइट से होता है, परजीवी से होता। और जो ये परजीवी है पैरासाइट, उसका नाम क्या है, सैंड फ्लाई। एक मक्खी होती सैंड फ्लाई, तो जो आपका कौन होता है,
कौन कालाजार बीमारी कौन सैंड फ्लाई नामक मक्खी से होती है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक झील भी काफी पर्यावरण संरक्षण में कहीं भी आ जाए कि कैसे कम्युनिटी, अगर व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल स्तर पे हम सब अगर यानी व्यक्ति विशेष स्तर पर भी प्रयास करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब भी पर्यावरण संरक्षण या निबंध में आए तो इस सांगे शेरपा का नाम देना मत भूलिएगा। सांगे शेरपा ने अकेले के दम पर लोगों को कैसे जागरूक किया, लोगों की सहभागिता के यानी की मदद लेकर के एक पूरी झील का पुनरुद्धार कर दिया। और ये सिक्किम का कौन, ये सांगे शेरपा, ये आप एग्जाम्पल दीजिएगा कि जब आदमी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। और एक झील यानी सिक्किम की है सोंगमा, तो सोंगमा झील अब चर्चा में आ गई और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोंगमा झील कहाँ स्थित है, सुमेलित करवा देगा कौन से सही सुमेलित है। तब आपको लगेगा यार कितनी झीलें हमको याद करना होगा, लेकिन अब आप सही से प्रॉपर चीजें जो हो रही हैं उसको नहीं देखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सोंगमा झील का उद्धार किया, ये सूखे जा रही थी, इसको संरक्षित करने का प्रयास किसके द्वारा, सांगे शेरपा के द्वारा किया गया। किसके नाम भी याद रखिएगा, सांगे शेरपा ने लोगों की सहभागिता के माध्यम से इसका पुनरुद्धार किया और इसको फिर कई पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो सोंगमा झील कहाँ है, सिक्किम में। इसके अलावा मोदी साहब ने लक्षद्वीप में जोन कल्पेनी द्वीप का उल्लेख किया और यहां पर बताया कि अब जरूरत है स्थानीय स्तर की जो लोक कला है, पाक कला है, क्यूजाइन है, पाक कला खाने पाने के जो व्यंजन तरह तरह के बनाए जाते हैं उनमें एक यानी विशेष उसका स्पेसिफिक उसका विशेषताएं होती हैं, उसको विश्व के पटल पे रखना चाहिए। और इसी में लोकल आर्ट्स का जिक्र किया, जो कौन कौन है, तो ये कोलकली, उसके बाद परिचक कली, उसके बाद कौन, किली पाट, पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की है, तो ये ध्यान दीजिएगा लक्षद्वीप पर, लक्षद्वीप की है, तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा मंत्रालयों, विभिन्न मंत्रालयों का रिव्यू आ रहा, तो हमने पीछे भी कई मंत्रालयों का रिव्यू आपको बता दिए हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और इससे क्वेश्चन बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और उसी के अंतर्गत एक विभाग है जिसे DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता, उसके द्वारा कई प्रकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम, कई पॉलिसी, कई इनिशिएटिव किए जा रहे हैं। तो ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जाने हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय आखिरकार कौन से प्रयास कर रहा है और इसकी पूरे साल के अभी तक क्या प्रयास किए हैं, उनकी समीक्षा आई है। और यहाँ से आप देखोगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। तो आइए सबसे पहले हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय आखिरकार कहाँ पहले था और अब कहाँ पहुंच चुके हैं, इसकी उपलब्धि के संदर्भ में कुछ चर्चा पर चर्चा यहाँ पर की गई है। तो कौन से इसमें चर्चा पर चर्चा की गई है, इसको भी हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अभी एक रिपोर्ट आई जिसको यानी जो क्या पब्लिकेशन के मामले में, पब्लिकेशन आप जानते हो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, तो ये पब्लिकेशन के मामले में इंडिया जो जर्नल प्रकाशित करता है पूरे विश्व में पहले 6ठे स्थान पे था। 2013 में इंडिया किस स्थान पे था, तो ये 6ठे स्थान पे था। अब कितना हो गया, तो ये अब 2022 में इंडिया कितने, 3रे स्थान पे आ चुका है। कई चीज़ों में यानी जो जनरल साइंस टेक से संबंधित जो जनरल होते हैं, साइंस टेक इंजीनियरिंग, यानी यहाँ पर क्या हो गया, साइंस टेक से संबंधित जो जर्नल होते हैं उसके पब्लिक करने में इंडिया पूरे विश्व में अब कितने स्थान पे, यानी 3रे स्थान पे आ चुका है। इसके पहले 2013 में इंडिया 6ठे स्थान पे था। तो ये आपका दिखाता है कि साइंस टेक में भी भारत बैठा नहीं है, भारत लगातार प्रयास कर रहा है। इसके अलावा PhD साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में PhD करने वालों की संख्या में अब कमी नहीं बल्कि वृद्धि हुई। पहले इसमें कितने, वर्तमान में पूरे विश्व में साइंस एंड इंजीनियरिंग में PhD करने वाले अगर विश्व में देखा जाए तो 3रा स्थान भारत का आता है। लगभग 25,000 लोग भारत में PhD साइंस एंड इंजीनियरिंग में किए हैं। कितने, 25,000 के साथ पूरे विश्व में भारत 3रे स्थान पे साइंस एंड इंजीनियरिंग में PhD करने वालों के मामले में है। भारत से आगे मात्र 2 देश हैं, USA और चाइना। इसके अलावा स्टार्टअप, नए उद्यम, पहले उद्यम जो निजी क्षेत्र होता था उसको नकारात्मक की दृष्टि से देखा जाता था और लोग सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होते थे, लेकिन अब स्टार्टअप का भारत में जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। और इस मामले में भी
इंडिया पूरे विश्व में तीसरा, देखो तीसरा तीसरा तीसरा, तो ये स्टार्टअप के मामले में भी इंडिया तीसरा, और लगभग 77,000, एक दो नहीं 77,000 स्टार्टअप भारत में स्थापित हो चुके हैं। इस प्रकार इंडिया 77,000 स्टार्टअप के साथ पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे है। और भारत में जो यूनिकॉर्न कंपनी, एक दो नहीं बल्कि 107, कितनी यूनिकॉर्न कंपनी पूछे तो भारत में एक दो नहीं बल्कि 107 यूनिकॉर्न कंपनी स्थापित अब तक हो चुकी हैं। और इसमें यूनिकॉर्न कंपनी उसे कहा जाता जिसका कितना यानी टर्नओवर 1 बिलियन US$ पार कर जाता है। कम से कम 1 बिलियन होना चाहिए, 1 अरब हो जाता है तो उसी को यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो भारत में ऐसी कितनी, एक नहीं बल्कि 107। चेन्नई, आप देखो कि चेन्नई वाली जो एक चर्चा खेल से संबंधित आई थी कंपनी, वो कौन 100वीं बनी थी तो भी चर्चा में आई थी। वर्तमान समय में जो कितनी हो गई, 107 यूनिकॉर्न कंपनी। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में बात किया जाए तो भारत 2015 में जहां बहुत पीछे हुआ करता था, शुमार यानी 81 स्थान पे भारत में अब सुधार हुआ और भारत अब कितने, तो ये 40 स्थान पे हो चुका है, 40 स्थान पे हो चुका। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन साइंस और टेक के मामले में भारत विश्व में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो निवेश आ रहा है उसमें भी विश्व में तीसरे स्थान पे है। तो कितना याद रखना, तीसरा 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 तीसरा, हर जगह आप कितना, आप मेंस में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप यहाँ से डेटा उठा करके आप डालोगे, यकीन मानिए आपको सबसे ज़्यादा नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो। तो हमने क्या कहा कि जो निवेश आकर्षित करने के मामले में साइंस टेक के क्षेत्र में भी भारत कितने, विश्व में तीसरे स्थान पे है। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक का क्षेत्र है, यहाँ पर जो ग्रास एक्सपेंडिचर, सकल व्यय जो खर्च किया जाता है, यह पिछले 10 सालों में 1-2 नहीं बल्कि 3 गुना की वृद्धि हुई। जहां कभी 10 रुपये खर्चा होता था, पिछले 10 साल पहले हम बात करें यानी 2012-13 के आसपास 10 रुपये, तो इसमें 3 गुना की वृद्धि कर लीजिए। R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, इनोवेशन के क्षेत्र में अब इंडिया काफ़ी खर्च कर रहा है। और यह खर्च अब कितना हो गया, तो हमने कहा 3 गुना खर्च कर रहा है। इसके अलावा जो पेटेंट फाइलिंग भारत में पहले बहुत कम होती थी, लेकिन अब भारत पेटेंट फाइल करने के मामले में भी विश्व में 9वें स्थान पर पहुंच चुका है। कितने, 9वें स्थान पे, तो कई 3 थे, 3 × 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9 निकल आएगा, तो भारत 9वें स्थान पे आ चुका। तो इतना डेटा आप जहां जरूरत हो इसमें अलग से वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो ये है उपलब्धि अभी तक। अब उपलब्धि है तो इसके लिए क्या अचानक बिना कुछ किए जय जयकार हो गई साइंस एंड टेक की, या साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के द्वारा अथक प्रयास भी किया गया, लगातार प्रयास किया गया। इसके लिए भारत सरकार का जो साइंस एंड टेक के अंतर्गत DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कीम लॉन्च की गई, पॉलिसी, कई प्रकार की नीतियां जारी की गई। उन नीतियों का नतीजा रहा कि जो भारत का विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र है इतने अच्छे यानी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाया। तो इसके लिए कौन कौन सी स्कीम 2015 में, ध्यान दीजिएगा, सुपर कंप्यूटर भारत में हर एक जो साइंस टेक का क्षेत्र है तो इसमें एक्यूरेसी आए और तीव्र गति से जो गणनाएं हैं, आप ये नंबर ऑपरेशन है इनका संकलन किया जा सके, तो इसके लिए क्या सुपर कंप्यूटर होने चाहिए। तो इसके लिए कौन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार लेके आती है 2015 में। कौन सा, तो ये भारत सरकार के द्वारा 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो पूछेगा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब आता है, तो याद रखिए 2015 में आता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा 2018 में अगला मिशन आता है, नेशनल मिशन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। तो ये आपका पूछा जाए कौन है, नेशनल मिशन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। चूंकि साइंस एंड टेक में जितना हम ऑनलाइन डेटा डिजिटल होते जा रहे हैं, साइबर स्पेस, साइबर क्राइम उतना ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे जो डेटा हैं वो साइबर सिक्योरिटी से क्या हो, पूरी तरीके से यानी क्या हो, सुरक्षित हों। इसी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच एक कोऑर्डिनेशन हो और फिर अंतर विषयात्मक तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कर पाएँ और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सुरक्षित रख पाएँ साइबर क्राइम से। इसी को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार 2018 में एक कौन सी यानी मिशन लेके आई है, उसका नाम है नेशनल मिशन
इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। साइबर फिजिकल सिस्टम तो कौन सी स्कीम अगली हो गई? नेशनल मिशन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ये 2018 में आया। और इस कितने, तो ये 3,660 करोड़ रुपए से यानी इसको आवंटित किए गए इसकी। और ये इसमें क्या किया जाएगा? जो नई नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी है उसमें रिसर्च, उसमें डेवलपमेंट, उसमें R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, और इसके अलावा ये इसमें किया जाएगा। 1 2 नहीं बल्कि 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब पूरे भारत में 1 नहीं बल्कि 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब को भी स्थापित किया जाएगा। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। और क्या, तो अभी तक आपने 2 स्कीम जान चुके हो। कौन कौन 2 स्कीम जान चुके हो? एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 की, इसी के 3 साल बाद एक और स्कीम आती है नेशनल मिशन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ये 2018 में लाया जाता। हमने कहा ये कितना, 3,660 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई। और इसमें पूरे भारत में 1 2 नहीं बल्कि 25 कौन से टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब स्थापित किए जाने की बात की गई। और इसके अंतर्गत जो भर्ती हुई टेक्नोलॉजी है उस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यानी बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा और कौन हो गई? इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। इसके अलावा और बहुत सारी जो आपकी हैं जैसे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सब में रोबोटिक्स, इन सब को प्रमोट करने की इसमें बात की गई है। इसीलिए इसे इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें कोई एक टेक्नोलॉजी पर प्रमुख रूप से नहीं बल्कि जो एक दूसरे से यानी एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, उनका प्रभाव एक दूसरे के क्षेत्र में होता, ऐसी टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया जाएगा। अब इसी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक और है विभाग जिसे DST के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के नाम से जाना जाता। इसके द्वारा भी यानी कई स्कीम को भी शुभारंभ किया गया है। आप फिर पूछेंगे सर और कौन सी है? तो निधि। कौन सी स्कीम है? निधि स्कीम है। निधि की फुल फॉर्म क्या? N से हो गया नेशनल, I से हो गया इनिशिएटिव फॉर, D से हो गया डेवलपिंग, एंड H से हो गया हार्नेसिंग, और I का मतलब हुआ इनोवेशन। यानी एक ऐसी स्कीम जो इनोवेशन को, इनोवेटिव आइडियाज को क्या करे? प्रमोट करे, तो वो भी तो स्कीम होनी चाहिए। तो निधि स्कीम किसके लिए है? फुल फॉर्म हमने क्या बताया निधि की? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग, आगे आई से इनोवेशन। यानी इनोवेशन केवल आए ही ना, इनोवेशन लगातार भारत में होता रहे। तो इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए कौन सी निधि स्कीम को लाया गया है? और इसमें क्या किया जाएगा? होलिस्टिक तरीके से भारत में इनोवेशन के लिए वैल्यू चेन, संपूर्ण रूप से वैल्यू चेन को सृजित करने का प्रयास इसमें इनोवेशन स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा और इसी यानी और क्या प्रयास किया गया? आगे हम प्रयास की बात करें तो एक कौन सा कार्यक्रम 2018 में, एक तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ कौन? नेशनल मिशन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, और इसी के साथ मानक प्रोग्राम, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन? मानक प्रोग्राम। तो मानक प्रोग्राम किसके लिए लाया गया? तो मानक का M से इसमें क्या? मिलियन, अगला MA से क्या हो गया? मिलियन हो गया, यानी M से क्या हो गया? मिलियन माइंड्स, M से क्या हो गया? मिलियन माइंड्स, A से हो गया ऑगमेंटिंग, और N से हो गया नेशनल, A से हो गया एस्पायरेशंस, एंड K से हो गया नॉलेज। यानी इसमें 1 2 नहीं बल्कि 1 मिलियन बोले तो 10 लाख इसमें आइडियाज जो मिडिल, और कहां से ध्यान दीजिएगा? मिडिल एंड हाई स्कूल अक्रॉस, यानी जो पूरे देश से जो कौन से बच्चे जो मिडिल एंड हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके 1 2 नहीं बल्कि 10 लाख आइडियाज को इसमें मानक प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। और इससे भारत में जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो आएंगे और इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत का मजबूत होगा। तो मानक प्रोग्राम किसके लिए? तो मानक प्रोग्राम की फुल फॉर्म पहले आपने जाना कि इसमें 10 लाख नए आइडियाज को कंपाइल करने के लिए 2018 में साइंस एंड टेक मंत्रालय के द्वारा मानक कार्यक्रम को लॉन्च किया जाता है। मानक की फुल फॉर्म आप समझ चुके हो। तो मिलियन माइंड्स
क्या फुल फॉर्म है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये आपका यम से क्या, यम से होगा मिलियन माइंड्स, ए से होगा ऑगमेंटिंग एंड ऑगमेंटिंग नेशनल, नेशनल एन से नेशनल, ए से एस्पायरेशनल, और इसके बाद एंड इंस्पायरेशंस, एंड के का मतलब हुआ नॉलेज। तो ये मानक कार्यक्रम भी साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा और क्या प्रयास किया जा रहा, अगर अन्य प्रयासों में हम साइंस एंड टेक का देखें तो इस साइंस एंड टेक के द्वारा कई प्रकार की और स्कीम यानी लॉन्च की गई हैं। कुछ स्कीम ऐसी, चूंकि साइंस एंड टेक के मामले में हम देखते हैं तो इसमें, और ये एरिया STEM के नाम से जाना जाता, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें जब हम महिलाओं की तुलना करते हैं, महिला प्रतिनिधित्व कितना है महिला, तो इनका बहुत कम है, क्योंकि साइंस एंड टेक के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। तो इसी की दिशा में, चूंकि ये न्यूट्रल क्षेत्र हो जिसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आए, R&D में अपना योगदान दें, इनोवेशन में आए, तो इसके लिए जेंडर बैलेंस करने के लिए बहुत सारी सरकार प्रयास कर रही है। उन्हीं में से एक स्कीम कौन है, किरण स्कीम। कौन सी स्कीम है, किरण स्कीम। तो किरण स्कीम भी ध्यान दीजिएगा, किरण स्कीम किसके लिए है, तो महिलाओं को साइंस एंड टेक में अपना इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप करने के लिए कौन किरण स्कीम को लाया गया। किरण के बाद है विज्ञान ज्योति, अगला किरण विज्ञान ज्योति निधि, चाहे स्कीम हो, अगला किरण हो या विज्ञान ज्योति, इनका संबंध क्या है, यानी यंग वुमेन जो हैं इनको कैसे अट्रैक्ट किया जाए, कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो साइंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं, अपना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या करें, प्रोत्साहित करें। तो इसके लिए आपकी कौन कौन स्कीम हो गई, किरण हो गई, एक विज्ञान ज्योति हो गई, तो इनको भी लाया गया है। इसके अलावा और की अवसर स्कीम, इसी प्रकार कौन सी अवसर स्कीम है। अवसर स्कीम में क्या किया जाएगा, तो अवसर स्कीम किसके लिए है, इसमें जो यंग साइंटिस्ट, इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं, तो नए जो वैज्ञानिक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और किसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह क्या करे, तो इसमें क्या करे, तो इनकरेज यंग साइंटिस्ट टू राइट पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स ऑन दियर रिसर्च परसूट्स, यानी वो कम से कम जो आम लोगों के यानी जीवन से, दिनचर्या से संबंधित है, ऐसे क्षेत्रों पर साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं, उन पे अपना रिसर्च जो आर्टिकल हैं वो लिखे और लोगों को जागरूक करें। तो इसमें किसमें अवसर स्कीम के अंतर्गत इसमें मौका दिया जाएगा। इसी प्रकार आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है, यानी एक तो मिनिस्ट्री हो गई साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और उसी के अंतर्गत एक कौन है, तो DST है, जिसे डिपार्टमेंट यानी विभाग होते हैं, मंत्रालय फिर नीचे विभाग, और विभाग के नीचे फिर बोर्ड होते हैं। तो इस प्रकार व्यवस्था है, यानी ये विभाग हो गया, इसके नीचे ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट, इसके फिर छोटे कौन हो गए, तो ये डिपार्टमेंट हो गया, ये मिनिस्ट्री हो गया, ये बोर्ड हो गया। तो इसी सबसे ये DST जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी के अंतर्गत एक विभाग है जिसे किस नाम से जाना जाता, सर्व, किस नाम से जाना जाता, यानी साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इसी को साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इस सर्व बोर्ड के, ये ध्यान दीजिएगा, जो सर्व बोर्ड है एक प्रकार का सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो किसके अंतर्गत आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। प्रीलिम्स में सर्व से अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता। इस सर्व के द्वारा भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, और कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं तो उनको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक तो सर्व पावर, इसके द्वारा कौन कौन प्रयास, तो ये सर्व पावर की फुल फॉर्म क्या है, P से हो गया प्रमोटिंग, और O से हो गया अपॉर्चुनिटी, E से अपॉर्चुनिटी यानी प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर, W से हो गया वुमेन इन, और ये कौन हो गया, ER से हो गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिनमें गहन शोध करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, अन्वेषण करना पड़ता है। तो इसी एक्सप्लोरेटरी इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए महिलाएं सामने आए। तो इसके लिए कौन सर्व के द्वारा पावर स्कीम को शुरू किया गया। पावर की फुल फॉर्म ही है पावर, किसको पावर, मिलाना महिलाओं को, कि वो भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आ सके। समझ में आ रहा है बात कुछ, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में महिलाओं को अवसर देने के लिए, केवल अवसर ही नहीं,
उनको प्रोत्साहित करने के लिए सर्व के द्वारा सर्व पावर स्कीम को लॉन्च किया गया। तो कौन सी हो गई? सर्व पावर। पावर का मतलब क्या है? प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्लियर? तो ये आपका हो गया, यानी कौन? सर्व पावर। और सर्व पावर के बाद सर्व फायर। पावर होगी तो फायर आएगा। फायर का मतलब क्या हुआ? ये तभी हो पाएगा जब महिलाओं के हाथ में पैसा हो। जब तक पैसा होगा नहीं, रिसर्च कहाँ से कर पाएंगी? तो रिसर्च के लिए क्या चाहिए? पैसा। और ये पैसा कहाँ से आएगा? फायर। इसके लिए एक फंड बनाया गया और इस फंड का नाम क्या है? यानी फायर का मतलब हुआ फंड फॉर, आई से इंडस्ट्रियल, आर से रिसर्च और ई से इंगेजमेंट। कौन? फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट। फंड फॉर यानी औद्योगिक अनुसंधान संलग्नता के लिए जो फंड है ये दिया जाएगा सर्व फायर के अंतर्गत। तो एक सर्व पावर, अगला सर्व फायर यानी फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट भी ये शुरू किया गया। और इसके बाद अगला कौन है? तो ये सर्व श्योर। सर्व श्योर, श्योर की फुल फॉर्म क्या है? एस से हो गया स्टेट, यू से हो गया यूनिवर्सिटी, आर से हो गया रिसर्च, यानी ई से हो गया एक्सीलेंस। राज्य स्तर के जो यूनिवर्सिटी हैं उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तब्दील करने के लिए साइंस एंड टेक के क्षेत्र में भी सर्व के द्वारा सर्व श्योर स्कीम को शुरू किया गया है। तो सर्व के द्वारा कौन कौन हमने बता दिया अभी तक। तो एक सर्व पावर। पावर कब आएगी? यानी कब क्या होगा? फायर। पावर आएगी तो फायर होगा। तो महिला उद्यमशीलता किसमें हो? साइंस एंड टेक में महिलाएं आए। तो इसके लिए कौन? सर्व पावर, सर्व फायर। और फायर की हमने फुल फॉर्म आपको बताई, कौन? फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट। और दूसरा ये होगा तो सर्व श्योर। श्योर का मतलब हुआ स्टेट यूनिवर्सिटी इन रिसर्च एक्सीलेंस। रिसर्च एक्सीलेंस के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी को तब्दील किया जाए तो इसके लिए सर्व श्योर। और सर्व श्योर के साथ कौन? सर्व वज्र। वज्र स्कीम को भी लाया गया। वज्र स्कीम भी क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए है। तो ये सर्व वज्र भी ध्यान रखिएगा। और ये किसके लिए? टारगेटिंग टू ब्रिंग बेस्ट ऑफ ग्लोबल साइंस एंड साइंटिस्ट टू इंडिया इंक्लूडिंग एनआरआई। तो इसमें एनआरआई भी शामिल है, जो भारत के बाहर है, वो भी अपना बेस्ट योगदान साइंस एंड टेक के क्षेत्र में कर सकते हैं। किस? वज्र स्कीम के अंतर्गत सारा कुछ इसमें मौका दिया जाएगा। तो ये आपकी कौन सी स्कीम थी? ये अगला स्कीम ध्यान दीजिएगा। अगला एक स्कीम काफी काम की है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता। इम्प्रिंट स्कीम कौन सी है? इम्प्रिंट। तो इम्प्रिंट की फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। IMP से हो गया इम्पैक्टिंग, R से हो गया रिसर्च, I से हो गया इनोवेशन एंड, IN से हो गया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, T से हो गया टेक्नोलॉजी। इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छा हो। तो इसके लिए कौन? इसमें इम्प्रिंट स्कीम लाई गई, जिसमें 50-50 50% फंड केंद्र सरकार के द्वारा और जो पार्टनरशिप होंगे वो 50% इसमें क्या करेंगे? स्कीम इसमें लगाएंगे। तो ये कौन सी? यानी 50-50 का मतलब हुआ, सॉरी, इसमें पार्टनरशिप कौन? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो अब कौन हो गई? शिक्षा मंत्रालय। अब इसे शिक्षा मंत्रालय, तो 50% पैसा शिक्षा मंत्रालय देगा और 50% पैसा सर्व के द्वारा इसमें क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा। तो ये कौन सी स्कीम आई है? तो इस स्कीम को हमने क्या बताया? इम्प्रिंट स्कीम। कौन सी है? इम्प्रिंट स्कीम लाई गई। तो इम्प्रिंट स्कीम 2 मंत्रालय के एक साथ है। एक तो आपका कौन? सर्व यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है ही, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 50-50 फंडिंग के साथ ये लाई गई है। और इससे इम्प्रिंट की फुल फॉर्म भी आपने जान लिया। इम्पैक्टिंग यानी क्या फुल फॉर्म थी? इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म थी। ये किसके लिए? इसका उद्देश्य क्या? यहाँ पर उद्देश्य लिखा, इसका उद्देश्य है टू एड्रेस, संबोधित करना एंड प्रोवाइड, उपलब्ध करवाना सॉल्यूशन। और किस चीज का सॉल्यूशन? मोस्ट रिलेवेंट, जो सबसे ज्यादा प्रासंगिक इंजीनियरिंग चैलेंज आज उभर रहे हैं, यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो चुनौतियां उभर रही हैं उनके लिए सॉल्यूशन उपलब्ध करवाना, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है फेस्ड बाई। और ये किसके द्वारा? जो हमारा देश लगातार सामना कर रहा है, बाई ट्रांसलेटिंग नॉलेज इनटू द वायबल
टेक्नोलॉजी यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका हम सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं इन सेलेक्टेड टेक्नोलॉजी डोमेन, और इसमें कुछ सेलेक्टेड यानी चयनित टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं उनको चयनित किया जाएगा, उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज को इम्प्रिंट किया जाएगा। तो उसी के लिए इम्प्रिंट स्कीम को लाया गया है। तो ये साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। क्लियर? अब भाई पीछे का हम देख लेते हैं। हमने कहा 2 दिन का इसमें करंट अफेयर्स है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का आप कोई भी क्वेश्चन साइंस टेक कब आ जाए इतनी स्कीम हमने आपको बता दिया, सीधे आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो क्वेश्चन हो जिसके अकॉर्डिंग हो अपने हिसाब से डेटा आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगली आपकी कौन सी है? साहित्य अकादमी अवार्ड। तेजी से हम देखते हैं। सबसे पहले साहित्य अकादमी अवार्ड यानी दिए गए 2022 के, पहले जान लीजिए जो आपकी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। किसमें? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, साथ में 2 और हैं, एक गुजराती और एक अगली कौन हो गई? अंग्रेजी। यानी टोटल 24 भाषाओं के लिए ये पुरस्कार साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाते हैं। और इसमें इस बार कितनी? 23 भाषाओं के लिए दिया गया। तो किस भाषा के लिए किसको दिया गया सब कुछ हमने कंपाइल कर लिया। एक बार इसमें नज़र सबको आप दौड़ा लीजिएगा, क्योंकि ये सम्मिलित करके पीसीएस उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी में भी अब खेलकूद से और पुरस्कार से क्वेश्चन आते ही है, तो उसको भी आप देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के लिए अनुराधा राय को दिया गया, और इनका नॉवेल कौन है? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। We never lived, all the lives we never lived, all the lives we never lived। ये इस रचना के लिए उपन्यास है, और अनुराधा राय को अंग्रेजी के लिए। तमिल के लिए यम राजेंद्रम को, और यम राजेंद्रन को कौन? काला पानी। किसके लिए? काला पानी के लिए। तो तमिल के लिए यम राजेंद्रन को काला पानी रचना के लिए दिया गया। इसी प्रकार तेलुगु के लिए, तो ये तेलुगु के लिए नाम देख लीजिए कौन है? मधुरंथाकम। मधुरंथाकम नरेंद्र, ये नाम है, वहाँ ऐसे नाम होते हैं तेलुगु। आंध्र प्रदेश में तो ये कौन? मनोधर्म परागम। मनोधर्म परागम, तो ये तेलुगु के लिए किसको? तो यहाँ भी मनो, यहाँ नाम वाला भी मधु, तो मधु मधु मनो, तो ये आप कोरिलेट कर सकते हो। तेलुगु के लिए किसको दिया गया? तो मधुरंथाकम नरेंद्र को दिया गया मनोधर्म परागम के लिए। संस्कृत की बात करें, इंपॉर्टेंट है संस्कृत वाला। संस्कृत के लिए कौन? तो ये जनार्दन प्रसाद पांडे मणि, जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को दिया गया। और कौन सी? दीप माणिक्यम। दीप माणिक्यम रचना के लिए। असमी का पूछे तो मनोज कुमार गोस्वामी। अब असमी जैसा नाम नहीं, लेकिन इन्होंने साहित्य लिखा, इसलिए इनकी शॉर्ट स्टोरी कौन? भूल सत्य। भूल सत्य के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं कि मनोज कुमार गोस्वामी कैसे एक असमी साहित्य के लिए इनको दिया जा सकता। तो असमी साहित्य के लिए मनोज साहब को दिया गया। आपका कोई दोस्त हो उसको मनोज वो नाम है, उसको असम से बना दीजिए। उसकी रचना भूल सत्य। भूल बहुत करता था लेकिन सत्य बात बोलता था, तो भूल सत्य के लिए आपके दोस्त मनोज को असमी का साहित्य पुरस्कार दिया गया। तो आपका दिमाग में याद रहेगा। तो असमी के लिए कौन? यही सब बीच में डालेगा, और यहाँ आपको काट दोगे, हिंदी पिंदी लगा दोगे, क्योंकि नाम आपको मनोज कुमार जो गोस्वामी है, कभी आप सोचो कि नहीं असमी के लिए मिला होगा, तो ये मनोज कुमार गोस्वामी को असमी के लिए और कौन सी रचना? भूल सत्य के लिए दिया गया है। इसी प्रकार गुजराती में, गुजराती के लिए किसको दिया गया? तो गुजराती के लिए ये नाम ध्यान दीजिएगा कौन? गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम आपको फिर लगेगा उर्दू के लिए दिया गया, जी नहीं, गुजराती के लिए इनको गुलाम मोहम्मद शेख को दिया गया घेर जतान के लिए। घेर जातन के लिए। और एक प्रकार का ये जो ऑटोबायोग्राफिकल निबंध होते हैं उनका कलेक्शन है घेर जतान के लिए गुजराती का, किसको? गुलाम मोहम्मद शेख को दिया गया। इसी प्रकार कोंकणी का पूछे, कोंकणी को किसको? माया अनिल खरन गेटे को दिया गया। तो माया अनिल खरन गेटे को किसको? कोंकणी के लिए। और कोंकणी में भी किसको? अमृत बेल। कोंकणी में भी अमृत बेल रचना के लिए दिया गया। तो अमृत बेल रचना के लिए कोंकणी का दिया गया। तो कूं 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 करोगे तो आपका कौन? आप कोयल देखते हो, कोंकणी से कोयल बना लीजिए। और कोयल की अमृत बानी सबको मन भा लेती है, सबको मन भा लेती है, वो माया के जाल में वो फंस जाता है। तो कोंकणी की कोयल की कौन? कोयल की अमृत बानी सबको माया के जाल में फंसा लेती। तो कोंकणी से कोयल आप तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये कोंकणी के लिए किसको? माया अनिल
खरनगेटे को और अमृतवेल के लिए दिया गया है। मराठी की बात करें तो रचनासी नाम पता है कौन? कौन है? उजब्या सोंडेच्या बहुल्या। उजब्या सोंडेच्या बहुल्या के लिए कौन? मराठी का प्रवीण दशरथ बांडेकर को दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला फिर उर्दू। उर्दू में अनीस अशफाक। उर्दू में किसको? अनीस अशफाक को दिया गया। उर्दू में ध्यान दीजिएगा, एक नाम यहाँ गुजराती वाला भी यानी उर्दू जैसा नाम ही है वो भी ध्यान रखिएगा, उर्दू वाला भी ध्यान रखिएगा। अनीस अशफाक को ख्वाब शराब के लिए दिया गया। डोगरी का किसको? बीना गुप्ता। डोगरी का बीना गुप्ता को दिया गया 6 रूपक के लिए। राजस्थानी का इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी वाला भी ध्यान दीजिएगा। कमल रंगा को दिया गया अलेखू अंबा के लिए। अलेखू अंबा के लिए यानी किसको? कमल रंगा को दिया गया। नेपाली का केवी, नेपाली यहाँ भी नेपाली, नाम में भी नेपाली, साइनो रचना के लिए दिया गया। कश्मीरी का पूछा जाए तो फरूक फयाज को दिया गया जायल डब के लिए। जायल डब के लिए दिया गया। आगे हम बात करते हैं बोडो के लिए किसको दिया गया? तो बोडो के लिए रश्मि चौधरी को दिया गया। बोडो ये इंपॉर्टेंट है, किसको? ध्यान दीजिए, बोडो को रश्मि चौधरी को दिया गया। और किसके? सांसृणी मदिरा के लिए। बोडो के लिए किसको? रश्मि चौधरी को दिया गया सांसृणी मदिरा के लिए। मलयालम का पूछे तो कौन? यहाँ भी यम, यहाँ भी मलयालम, तो यम यम से मिलाइए। मलयालम के लिए यम थॉमस मैथ्यू को दिया गया। और किस रचना के लिए? अशांते 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 सीतयनम के लिए दिया गया। अशांते सीतयनम। सिंधी के लिए कन्हैया लाल लेखवानी को दिया गया। सिंधी साहित्य का मुख्य ये क्या है? मुक्त सर इतिहास। तो ये सिंधी साहित्य का मुक्त सर इतिहास के लिए किसको दिया गया? तो ये दिया गया। कन्नड़ भाषा के लिए पूछा जाए तो कन्नड़ के लिए किसको? तो ये मुडना कुडू चिन्ना स्वामी को दिया गया। और किस रचना के लिए? बहुत्वदा भारत मत्तु बौद्ध तात विकेते। ये रचना इनकी है कन्नड़ वाली, बहुत्वदा भारत मत्तु बौद्ध तात विकेते के लिए। अब आगे हम बात करते हैं साहित्य अकादमी युवा। युवा पूछे तो युवा के लिए कौन? तो ये किसको दिया गया? तो ये किसको दिया गया? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये नलाद साहब को दिया गया। कौन? युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। मराठी रचना इनकी कौन है? मी संदर्भा पोखाराटोय, इस रचना के लिए इनको दिया गया है। अगला है बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किसको? गणेश मरंडी को। और ये कौन? किस बुक के लिए? संताली बुक के लिए। और संताली बुक कौन है? हापनमय। हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला कौन? हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बद्री नारायण को तुमरी के शब्द। ये ध्यान दीजिएगा, इस बार का बद्री नारायण हिंदी के लिए किसको दिया गया? बद्री नारायण को दिया गया तुमरी के शब्द के लिए। किसका? तुमरी के शब्द के लिए किसको? बद्री नारायण को दिया गया। पिछली बार का पूछे ये 2022 का है। 2021 का पूछे तो 2021 का किसको दिया गया था? तो ये 2021 का है। 2020 का पूछे तो उसकी भी हम आगे बात करेंगे। इस बार बद्री नारायण को तुमरी के शब्द के लिए। मैथिली में पूछा जाए तो मैथिली में किसको दिया गया? तो ये अजित प्रसाद को पेन ड्राइव में पृथ्वी इंपॉर्टेंट है। यानी मैथिली का मतलब बिहार वाला, तो पेन ड्राइव में पृथ्वी, पूरा पेन ड्राइव में आज हम पृथ्वी लिए घूम रहे हैं, तो पेन ड्राइव में पृथ्वी रचना के लिए अजित प्रसाद को दिया गया। इसके अलावा उदयनाथ झा को ध्यान दीजिएगा, पूर्वी क्षेत्र में भाषा सम्मान दिया गया। अब आती है पंजाबी के लिए सुखजीत सिंह को दिया गया। मैं अयम घोष नहीं रचना के लिए इनको दिया गया। मणिपुरी का पूछे तो ये कोईजम शांति बाला इंपॉर्टेंट है। मणिपुरी को कोईजम शांति बाला को लेरोननुंग के लिए दिया गया। कौन सी? लेरोननुंग के लिए मणिपुरी का दिया गया है। इसके अलावा उड़िया के लिए किसको दिया गया? तो दया नदी के लिए गायत्री बाला पांडे को दिया गया उड़िया का। संथाली पूछे तो ये किसको दिया गया? कजली सोरेन को। सबरन का बालरे सानन पंजय रचना के लिए इनको दिया गया। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार में ओवरव्यू देखें तो कविता संग्रह 7, उपन्यास 6। तो पहले कविता संग्रह सबसे ज्यादा, फिर उपन्यास, फिर कहानी। तो ये कविता संग्रह 7 कविता संग्रह के लिए इस बार दिया गया। एक कम कर दो 6 उपन्यास और 2 कहानी संग्रह के लिए। साहित्यिक आलोचना कितनी? 2। नाटक कितनी है? 3। नाटक में 3,
तो इन नाटक में अक्षर भी 3 है, तो 3 नाटक के लिए, 3 रचना के लिए दिया गया। तो कविता संग्रह के लिए 7, उपन्यास के लिए 6, कहानी संग्रह के लिए 2, साहित्यिक आलोचना के लिए 2, नाटक के लिए 3, आत्मकथात्मक निबंध 1, लेख संग्रह 1, संक्षिप्त सिंधी साहित्य का इतिहास 1, टोटल 23 रचनाओं के लिए इस बार क्या यानी ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। बात करें 2022 का, बद्री नारायण को तुमरी के शब्द के लिए दिया गया, लेकिन 2021 का पूछे तो दया प्रकाश सिन्हा, हिंदी वाला ध्यान रखिए, हो सकता है यही सुमेलित करवाते। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन नाटक? सम्राट अशोक के लिए। 2020 में किसको? अनामिका को मिला था। टोकरी में दिगंत के लिए। 2019 का पूछे नंद किशोर आचार्य को खिलते हुए अपने को के लिए। और 2018 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा रचना के लिए दिया गया था। क्लियर यहां तक? अब आइए रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी साहित्य पुरस्कार 2021-22 दिए गए। तो इन 2 लोगों को दिया गया, नाम याद रखिएगा, एक शोभना कुमार, दूसरा सुदीप सेन, ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। ये रचना मुश्किल है, एक बार देख लीजिए, वैसे नहीं पूछेगा। एंथ्रोपोसीन, क्लाइमेट चेंज, कंटागेनियन कंसोलेशन, ये पिप्पा रन बुक्स एंड मीडिया 2021 के लिए। और दूसरा हाइबुन संग्रह, ये स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के लिए। और रेड रिवर 2021 के लिए इन दोनों को दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब भारत में भूकंप क्यों आते हैं? जानते हो भूकंप का मतलब होता पृथ्वी में अकस्मात अचानक जो हलचल उत्पन्न होती है, भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसी को भूकंप कहा जाता है। कुछ इसमें रीजन जल्दी से देख लीजिए क्यों आते हैं मेंस के लिए आप, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर जा रही है, उससे टकरा रही है। तो कितनी ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जो प्रत्येक वर्ष इनकी जो है ये कितनी, तो ये 47 mm प्रति ईयर के हिसाब से खिसक रही है। इसके अलावा हिमालयन बेल्ट, हिमालय आपको पता है नवीन वलित पर्वत है, और नवीन वलित पर्वत है तो अभी साम्यावस्था में यानी लगातार प्रयास कर रहा है, और इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में यानी क्या टक्कर मार रही है। और इसके अलावा जो 2 रीजन हो गए, तीसरा रीजन हो गया भारत में भूकंप आने का, अंडमान निकोबार में जो सी फ्लोर है इसका लगातार डिस्प्लेसमेंट होता, और अंडर वाटर जो वल्केनो है, ये जो इक्विलिब्रियम है पृथ्वी की सतह का, उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा डक्कन प्लेटू में जो इमरजेंस हुआ उसमें फाल्ट पर गया, और ये इमरजेंस फाल्ट लाइन एंड एनर्जी बिल्डअप along द फाल्ट लाइन विद रिवर भीमा, यानी लातूर के निकट देखोगे, लातूर और उस्मानाबाद के निकट कृष्णा की एक सहायक नदी है जिसका नाम भीमा, वहां पर फाल्ट पर गया। इस फाल्ट की वजह से लातूर के भूकंप का नाम सुने होंगे, ये भारत में भूकंप पैदा होते हैं। इसके अलावा मानवीय रीजन भी जिम्मेदार, लगातार हम जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, और साथ में अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करते या पर्यटन को बढ़ावा देते, जिससे जो अवैज्ञानिक लैंड यूज करते हैं उसका भी प्रभाव है कि भारत में भूकंप आते हैं। अब भूकंप आते हैं तो भारत को कितने, तो ये आपका सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जोन होता 5 में 11%, 4 में 18%, 3 में 30%, 3 में 3, और बाकी जो बचा यानी ये दूसरे वाले जो जोन है उसमें आते हैं। तो 11, 18, 30, तो जोन नंबर 5 से शुरू करिए, 5, 4, 3, तो 3 में 30%, उसके बाद 11 यानी भूकंप जो सबसे खतरनाक होते जोन नंबर 5। जोन नंबर 5 में 11%, उसके बाद 4 में 18% और 3 में 30% इसमें आते, बाकी जो बचे वो बाकी जोन में आते हैं। इसके अलावा आगे देखिएगा, ये फिर पूछा जा सकता है कौन, ये भी चर्चा में था ILCPSC, यानी ILCPSC के द्वारा 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी कहाँ, तो ये स्थान दिए जहाँ पर स्थापित किया गया है। पानीपत और बठिंडा, हरियाणा में पानीपत और बठिंडा नामक स्थान पर, और असम का नुमालीगढ़, उड़ीसा का ये बारगढ़ है। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी स्थापित की जाने की बात की गई है या हो रही है। तो कहाँ पानीपत, बठिंडा हरियाणा, असम का नुमालीगढ़, उड़ीसा का कौन, बारगढ़। तो टोटल कितने, 4 स्थान, हरियाणा के 2 पानीपत बठिंडा, असम का नुमालीगढ़, उड़ीसा का बारगढ़ में ये 2G कौन एथेनॉल बायो रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा डिमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट भी, डिमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट पानीपत में भी शुरू किया गया है। अब बात करें हम बायोफ्यूल्स की, तो बायोफ्यूल्स को
भारत में प्रमोट करने के लिए प्रयास भी किया गया और इसके लिए बाकायदा काउंसिल आई गई, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। 2018 में भारत सरकार के द्वारा जो ब्लेंडेड एथेनॉल होता है उसको प्रमोट करने के लिए, यानी जो पेट्रोल है उसमें एथेनॉल का प्रयोग ब्लेंडेड हो, ब्लेंडेड किया जाए, तो इसके लिए मिलाया जाए, तो इसके लिए कौन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में आती है। इसमें क्या किया जाएगा, पहले टारगेट है देखो 2030 तक रखा गया था कि जो पेट्रोल है इसमें कितना, तो ये ध्यान दीजिएगा, पहले टारगेट था 20% इसमें एथेनॉल और 5% कौन क्या मिलाया जाएगा, बायोडीजल मिलाया जाएगा। लेकिन अब ये टारगेट 2030 की बजाय 2025 ही कर दिया गया है। ये नीचे जो 20% ब्लेंडेड एथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में, ये परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन पहले 2030 तक ये टारगेट था, जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 आई थी, उसको अब 2025 तक ही पूरा किए जाने का इसको डिसाइड किया गया है। अब बात करें बायोफ्यूल्स भी दो प्रकार के होते, क्वेश्चन आता ही आता है, एक प्राइमरी बायोफ्यूल्स और दूसरा होता सेकेंडरी बायोफ्यूल्स होता है। प्राइमरी बायोफ्यूल्स की बात करें तो प्राइमरी बायोफ्यूल्स में नेचुरल बायोफ्यूल्स को शामिल किया जाता, जिसमें पौधे आते हैं और लकड़ी के जो चिप्स होते हैं उनको शामिल किया जाता। फायर, जंगल में आग वाग लग गई, उससे भी आपकी बहुत सारा गैसें निकलती हैं, उसमें भी बायोफ्यूल्स पैदा होता है। तो प्राइमरी में कौन, प्राइमरी जो घटनाएं घटित होती, जैसे फायरवुड हो गई, जलावन लकड़ी, दूसरी आपकी प्लांट्स पौधे हो गए, वुड चिप्स हो गया, जंगल हो गए, एनिमलों का गोबर, ये सब काऊ डंग, ये सब सुनते हो तो इनका एनिमल वेस्ट हो गया। लैंडफिल गैस जो रिसाव होता है, लैंडफिल गैस, ये और ये जो फसलों का यानी अवशेष बचता है, इन सबको किस में शामिल किया जाता, प्राइमरी बायोफ्यूल्स में शामिल किया जाता है। इसके अलावा दूसरा होता है जिसे सेकेंडरी बायोफ्यूल्स कहा जाता है, और सेकेंडरी बायोफ्यूल्स भी यानी जनरेशन में इसको बांट करके देखा गया तो 4 टाइप का जनरेशन इसमें शामिल होता है। कितने टाइप का, 4 टाइप का जनरेशन इसमें शामिल किया जाता है। एक तो 1G, 1G का मतलब यहाँ ये 1 जनरेशन में कौन से बायोफ्यूल्स, पहले तो जान लीजिए 1G, 2G, 3G, 4G, ये चारों जी जो हैं ये सेकेंडरी बायोफ्यूल्स हैं, जो 4 प्रकार की जनरेशन को दर्शाते हैं। तो 1G में कौन कौन, तो जो भी आप देखते हो यानी खराब चीज़ें आप अपना यूज करने के बाद जो खराब चीज़ें बचती हैं उनको फेंक देते हो, उन सबको हम ना फेंक करके उससे बायोफ्यूल बना सकते हैं। जिनमें कौन हो गया, यानी व्हीट, बार्ले, यानी कौन, व्हीट माने गेहूं, बार्ले माने जौ, पोटैटो माने सारे गले आलू, कॉर्न अनाज का नहीं, छोटे छोटे कनकी बन जाती, उन सबका, शुगर केन गन्ना, बीट चुकंदर, ऑयल सीड ऑयल तेल, एनिमल का फैट्स, और इसके बाद जो यूज्ड कुकिंग तेल है, यानी तेल का यूज करने के बाद आपने अपनी मनपसंद का पकवान बनाया और फिर तेल क्या बच गया उसका यानी अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोबारा नहीं करना चाहते, तो यूज्ड कुकिंग ऑयल, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है 1G में। 2G में आए तो 2G में भाई 2G में ये सब हम जो यूज करते हैं ये नहीं है, तो ये 2G में किसको शामिल किया जाता है, ये इसको ध्यान से समझिएगा 2G वाला। तो 2G के एग्जाम्पल भी याद कर लीजिए, कौन कौन से एग्जाम्पल हो गया, कसावा, 2G में कौन, कसावा, दूसरा जट्रोफा, पूछेगा जट्रोफा क्या 1G का है, नहीं, जो पेड़ पौधे वाले, अब नाम कसावा पेड़ का नाम है, जट्रोफा ये भी है, इसका भूसे से भी भूसा घास लकड़ी, भूसा घास लकड़ी, 3 ये कौन, भूसा घास लकड़ी। तो भूसा घास लकड़ी से भी ये 2G के अंतर्गत आता है। तो कौन हो गया, भूसा हो गया, घास हो गया, लकड़ी हो गई, इससे भी हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। तो कौन कौन हो गया, भूसा घास लकड़ी, और ये कहाँ से भूसा घास लकड़ी प्राप्त होगी, तो कसोवा जट्रोफा, ऐसे लिंक बना लीजिए, भूसा घास लकड़ी और कसोवा जट्रोफा। इसके बाद मिसकैंथस, ये भी नाम याद रखिएगा। तो भूसा घास लकड़ी 2G में कौन कौन आएंगे, तो आप कहोगे भूसा घास लकड़ी 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। तो भूसा घास लकड़ी, उसके बाद कौन, मिसकैंथस जट्रोफा, और ये कौन नाम कौन बताए थे, कसावा। तो कसावा जट्रोफा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जट्रोफा। तो कसावा जट्रोफा, भूसा घास लकड़ी, कसावा जट्रोफा और मिसकैंथस, ये 2G में आते हैं। इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा 3G में कौन आते हैं, तो जो सूक्ष्म जीव जंतु सूक्ष्म वाले होते हैं, तो इसमें 3G में क्या रखना, तो बिल्कुल सूक्ष्म जीव जंतु से जो बायोफ्यूल्स प्राप्त होता, जिससे सूक्ष्म शैवाल हो गया, सूक्ष्म ध्यान रखना 3G में सूक्ष्म आएगा,
आएगा, घास भूसा लकड़ी 2G में आएगा, तो घास भूसा लकड़ी 2G में, और घास भूसा लकड़ी पेड़ पौधों से प्राप्त होगा तो घास भूसा लकड़ी, उसके बाद कसावा जट्रोफा मिस्कैंथस ये 2G में, और 3G में क्या आएगा, सूक्ष्म जीव और जीव जंतु शैवाल फ्लोरा और फाना सूक्ष्म वाली, तो माइक्रो एल्गी और माइक्रोब्स ये किसमें 3G में आते हैं, तो 3G हो गया। और 4G में बायोफ्यूल्स, 4G में क्या क्या शामिल होता है, तो 4G में इसमें भी कौन, तो जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो एल्गी होते हैं, यानी जो आनुवंशिक तरीके से जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड किए गए होते हैं, जो हम तैयार करते हैं, यानी सूक्ष्म शैवाल भी इसमें आती, लेकिन ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड होनी चाहिए। तो चौथा 4G के अंतर्गत जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो एल्गी जो शैवाल है उससे हम बायोफ्यूल्स प्राप्त करेंगे, जो किसमें आती है, 4G में आती है। क्लियर। इसके बाद आगे आइए, भारत सरकार के द्वारा कौन से प्रयास, तो हमने आपको पीछे ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स ये बता ही दिया है, ये 2018 में आती है। इसमें एथेनॉल 20%, बायोडीजल 25%, 5% 2030 तक था, लेकिन अब इसको 2025 तक यही ब्लेंडेड, यहाँ एक शब्द और लिख लीजिएगा, ब्लेंडेड एथेनॉल मिलाया जाएगा। 20% कौन, यानी पेट्रोल में एथेनॉल और 5% बायोडीजल 2030 तक ये था, लेकिन अब 25 तक इसको हम शुरू करेंगे। इसके अलावा एथेनॉल ब्लेंडेड प्रो कौन, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को EBP को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे प्रदूषण कम होगा, और जो हम दूसरे देशों से पेट्रोलियम मंगाते हैं उस पे हमारी निर्भरता भी कम हो पाएगी। तो ये भी कौन, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ये कार्यक्रम लाया गया। इसके अलावा PM जीवन, कौन सी PM जीवन, प्रधानमंत्री जीवन की फुल फॉर्म क्या है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल, और यन से मतलब हुआ अनुकूल के बाद आगे देखिए, अनुकूल फसल अवशेष, अनुकूल जो फसल अवशेष, फसलों के अवशेष बचते हैं, जैसे आप भूसा हो गया, उसका पराली नाम सुनते हो उसका, या बहुत सारा अब कचरा हम फसलों का अवशेष बचता है, रेसिड्यू बचता, तो उसका हम बायोफ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल कर लें। तो ये इसी के लिए PM जीवन स्कीम लाई गई। फुल फॉर्म क्या जीवन की, यानी कौन हो गया, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष, और यन का मतलब निवारण, इसका फसल निवारण का मतलब फसल अवशेष जो बचा उसका भी समाधान हो जाएगा। 2019 में PM जीवन स्कीम आई, इस बात का ध्यान रखिए। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 18 की है, लेकिन ये 19 की है, कौन, PM जीवन वाली। इसमें 2G जो अभी आपको बताए थे, 2G वाले कौन बताए थे, 2G में आपको बताए थे, यानी कौन, घास भूसा लकड़ी ये वाला बताए थे, कसावा जट्रोफा और कौन, मिस्कैंथस, इन सबको 2G वाले जो है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि भारत इसी का सबसे बड़ा भंडार है। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम लाई गई। गोवर्धन स्कीम किसके लिए है, तो इसी बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए। तो एक कौन कौन स्कीम हो गई, एक तो का नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 की, दूसरा 2019 की प्रधानमंत्री जीवन स्कीम। इसके अलावा कौन हो गया, तो हमने EBP स्कीम भी बताई, यानी कौन, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल स्कीम। अगला कौन हो गया, गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन यानी ये कौन, गैल्वेनाइजिंग और वो मतलब ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज गोवर्धन स्कीम लाई गई। इसके अलावा रुको, किसको रुको, अब कहाँ जा रहे थे, जो आप खराब तेल था उसको ऐसे फेंक देते थे, अब उसके लिए रुको स्कीम लाई गई। रुको, आपको रोका नहीं जा रहा है, रोका जा रहा है। रुको का मतलब हुआ जो आप यूज्ड कुकिंग ऑयल जो आप फेंकते थे, इसको रीपर्पज यानी फिर से इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए रुको स्कीम आई है। कौन सी, रुको यानी रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल। तो इससे क्या होगा, तो इससे यानी जो तेल यूज करने के बाद फेंका जाता था उसको भी बचाया जा सकेगा। इसके बाद अगला इसमें और क्या किया जा रहा, तो अगला टॉपिक पे आ जाइए, नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे। ये कब, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को ही क्यों, क्योंकि 1986 में 24 दिसंबर 1986 में ही 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सहमति दी गई थी, इसलिए मनाया जाता। विश्व में पूछा जाए तो 15 मार्च, विश्व में 15 मार्च, भारत में
25 दिसंबर। भारत में 25 दिसंबर। और विश्व वाला विश्व उपभोक्ता दिवस कब? 15 मार्च को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या थी? फेयर डिजिटल फाइनेंस। फेयर डिजिटल फाइनेंस इस बार की थीम थी। अगला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला रोहिणी नैयर पुरस्कार पूछा जाए तो ये सेथरिचम संगतम नागालैंड के हैं, इनको दिया गया है। अगला पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफी चर्चा में है, पूछ सकता है कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये अमेरिका का है और अभी ये यूक्रेन को देने की बात अमेरिका के द्वारा की गई, इसलिए ये क्या है? चर्चा में बन गया। ये क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, जितने प्रकार के भी आप देखते हो सबसे मुकाबला करने में ये सक्षम है। पैट्रियट तो ये काफी उन्नतशील माना जाता है। अगला 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 से कहाँ होगा? तो ये कर्नाटक में होगा। कर्नाटक के दोसारो, हुबली और धारवाड़ में होगा। और ये 12 जनवरी, आपको पता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। पिछला वाला कहाँ? तो ये पुडुचेरी 22 वाला पुडुचेरी में मनाया गया और 23 वाला अब कहाँ? कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में मनाया जाएगा। 24वां एडिशन किसका? एरो इंडिया 2023 का। ये कहाँ? तो ये एयरफोर्स स्टेशन यालाहांग का बेंगलुरु कर्नाटक में है। यहाँ 13 से 17 फरवरी 2023 को मनाया जाएगा। तो इसमें भारत का एविएशन इंडस्ट्री जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र है, इसमें भारत अच्छे से अपने विचार, अपना विकास कर सके और इसमें जो कई चित्रकों को इसमें मौका दिया जाएगा वो अपना शो ऑफ करें। तो इसके लिए फिर आगे एक ये आपकी कौन? तो ये आपका ये डेटा ध्यान दीजिएगा, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ये 2014 और 2022 में प्रति लाख पर ये देखी जाती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें 130 थी, घट के 97 हो गई। इसके अलावा IMR यानी इन्फेंट नवजात शिशु मृत्यु दर जो होती है उसे इन्फेंट कहा जाता है, प्रति 1000 पे निकाली जाती है। तो ये डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो। हेल्थ का कोई सेक्टर आ जाए तो भारत क्या काम कर रहा, तो इसमें MMR ये 130 से घट के कितनी हो गई? ये जो प्रति लाख पर जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें जो माताएं की मृत्यु हो जाती है उसको काउंट किया जाता। तो 1 लाख पर पहले 130 माताएं अपनी जान गंवाती थी बच्चा पैदा करने के समय, अब 97 हो रही, इसको और घटा के लाना है। 2030 तक यूएनओ ने इसका टारगेट 70 सेट कर रहा है, भारत उस दिशा में है। तो ये भारत अभी कितना 2022 में ही घटा के 130 से 2014 में 130 था, अब 97 हो गया। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितने 1000 पर बच्चे पैदा होने के समय मर जाते उनको क्या कहा जाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। तो ये 39 था, अब इसको अब कितना हो गया? 22 में ये 28 हो गया। 39 से 28 में पहुंच चुके हैं। तो 130 से 97 और इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना हो गया? तो ये कितना 39 से कितना 28 पे आ चुके हैं। फिर यानी नियोनेटल जो नवजात बिल्कुल शिशु बच्चे होते हैं उनको नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ये पहले 26 था, ये 2020 का ये डेटा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें अंडर 5 और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट दो यानी 5 साल के बच्चे और फिर जो 1 साल के बच्चे या 5 साल तक और इसमें 1 साल या उसके आसपास वाले, तो ये पहले 26 था, ये 20 हो गया और ये अंडर 5 वाला 45 था, ये कितना घट के 32 हो गया। ये दिखाता है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार ये क्यों संभव हो पाया? तो भारत की एक बहुत ही अच्छी स्कीम चल रही जिसे आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता? आयुष्मान भारत योजना। 4 इसमें पूछा जाए कितने पिलर पे काम आयुष्मान भारत योजना, कितने पिलर पे इसमें काम हो रहा है? 4। कितने पिलर पे? 4। एक है इसमें आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। एक इसका पिलर कौन है? आयुष्मान भारत योजना। केवल एक नहीं है, इसमें 4 पिलर पे काम हो रहा। एक है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो आप देखते हो कि आपको प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा देने की बात की गई है वो यही है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एक तो हो गए प्रधानमंत्री कौन वाले? आयुष्मान भारत योजना, ये मुख्य योजना। हमने कहा इसके 4 पिलर हैं। एक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 1.5 लाख पूरे भारत में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। दूसरा हमने कहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और इस योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख का क्या परिवार प्रतिवर्ष बीमा दिया जाएगा। और ये कितना भारत के जो गरीब हैं, सुभेद वर्ग हैं, इनके लिए BPL धारक के लिए इसे दिया जाएगा। और इसमें कितने अब तक
10.74 करोड़ परिवार को दिया जा चुका है। इसके अलावा तीसरी स्कीम कौन सी है, तो इसी में तीसरा जो पिलर है इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कहा जाता। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपीएससी में इसी साल पूछा गया। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसी का पार्ट है। आयुष्मान भारत योजना का ही तीसरा पिलर कौन है, तो आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत इसको डिजिटली रूप से किया जाए और इसमें कार्ड, आयुष्मान कार्ड दिए जाएं, तो इसके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और चौथा ये है किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लाया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चौथा वाला पिलर हो गया। तो 4 पिलर कौन हो गए, एक हो गया अटल आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस एंड हेल्थ सेंटर हो गया, दूसरा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, और तीसरा डिजिटल मिशन हो गया, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हो गया। तो 4 पिलर जब आपस में मिल जाते हैं, मिल के बनाते हैं आयुष्मान भारत योजना। क्लियर। तो ये 4 पिलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, तो उसको भी हाँ, तो इसमें कौन कौन से, अब देखो भारत में आप देखोगे कि शहरी क्षेत्र में इस जो आप डिजिटल इंडिया या पहल अब चल रही है, इसके पहले भी आप देखोगे कि वहाँ पर तो नेटवर्क की समस्या ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे गांव में पहुँचते हो वहाँ धुक धुक करना शुरू कर देता है और वहाँ पर नेटवर्क की और बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लाया गया। कौन सा कार्यक्रम आया, डिजिटल, यानी पूरे भारत को डिजिटली रूप से सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। इसके लिए भारत सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लेके आई और पूरा का पूरा मिशन मोड के रूप में भारत ने गांवों को भी स्मार्ट बनाने का यानी उद्देश्य तय करती है। तो आखिरकार इसमें कौन कौन सी स्कीम है, तो सबसे पहले हम जो आपको बताए डिजिटल इंडिया जो है ये है किसके लिए, ट्रांसफार्मिंग और परिवर्तित करना, रूपांतरित करना इंडिया को इनटू ये डिजिटल रूप से सशक्त हो हमारा सोसाइटी, हमारा जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। तो इसमें केवल हम सशक्त ही ना हो, हमारी अर्थव्यवस्था जो नॉलेज ज्ञान आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था है, सर्विस सेक्टर प्रमुख रूप से शामिल किया जाता, उसका डिजिटल इंडिया से पूरी तरीके से लैस कर दिया जाए। इसी को सुनिश्चित करने के लिए एक तो सोसाइटी को डिजिटली सशक्त बनाया जाए, दूसरी जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है इसको डिजिटली बेस्ड बनाया जाए। इसी को सुनिश्चित करने के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दोस्तों, कौन सी स्कीम लाई गई, डिजिटल इंडिया मिशन लाया गया। अब आप इसमें अर्थव्यवस्था वाला जब लिखते थे तो गायब कर देते थे, तो इसमें बहुत अच्छा इसमें मैटर दिया गया और इस डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत कई प्रकार के ये जो सारे लिखे हैं ये ओपन सोर्स हैं, कोई भी कभी भी जा करके इस्तेमाल कर सकता। इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे और ये यहाँ से अब देखो कितना होलिस्टिक आपको करना पड़ता है यूपीएससी का क्वेश्चन करने के लिए, नहीं तो आपके तोता मैना उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसी में आइए देखते हैं आखिर कौन कौन से डिजिटल इंडिया मिशन के एग्जाम्पल कौन से हैं। अगर एग्जाम्पल देना हो तो आप भर भर के एग्जाम्पल दीजिएगा, जो आप पहले से जानते हो वहीं से शुरू करते हैं। एक आप डिजी लॉकर, अभी तक हम अपना डॉक्यूमेंट लेके चलते थे, कहीं बैग वैग हुंग बुंग हो गया, चोरी हो गया या कहीं भूल भुला गए तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, जीवन का अता पता सब सत्यानाश हो जाता था। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं, भारत ने किसी भी आप भारत के कोने में जाइए, कहीं भी वेरिफिकेशन आपको करवाना है, डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट अगर दिखाते हो तो वैलिड माने जाएंगे, वहां से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपके डॉक्यूमेंट अब कहाँ, डिजी लॉकर। आप डिजी लॉकर एक प्रकार का क्या, आप अपने डॉक्यूमेंट आप उसमें वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, रिस्टोर भी कर सकते हो। तो ये डिजी लॉकर किसका एग्जाम्पल है, डिजिटल इंडिया का जीता जागता उदाहरण है। दूसरा जीवन प्रमाण, अभी तक क्या होता था, कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसको जो भी लाभ उठा रहा पेंशन उन्शन का, उसको वहां जिंदा है तो इसके लिए उसे उपस्थित होता था। अब लेकिन अब घर बैठे अब कौन जीवन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट वो अपने घर बैठे यहाँ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का दूसरा जीता जागता उदाहरण है, अपना वेरिफिकेशन करा सकता है कि वो जिंदा है। तो जीवन प्रमाण हो गया। इसके अलावा आप आय जात निवास, इनकम सर्टिफिकेट, निवास और ये जो डॉक्यूमेंट होते, पहले आप कोर्ट बोल रहे हैं, तहसील का चक्कर लगाते थे, लेकिन अब क्या है, सीधे आप कॉमन सर्विस सेंटर खुल गए। कितने, बहुत सारे कॉमन सर्विस सेंटर खुल गए, वहां आप ऑनलाइन आवेदन करिए और बहुत कम खर्चा में आपका आय जात निवास या अन्य कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है तो ये भी क्या है,
कॉमन सर्विस सेंटर का यूज हो रहा, जिसमें बिजली बिल या अन्य बहुत सारे जो हैं वो भी आप जमा कर सकते हो। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर। इसके अलावा ई डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत सारी सरकार की योजनाएं होती थी उनका अता पता नहीं होता था, लेकिन ई डिस्ट्रिक्ट ऐप जब से आ गया तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सरकार को पूरे डॉक्यूमेंट, जिला स्तर पर कौन कौन सी योजना, कितने लोग को लाभ दिया गया, सब कुछ आपको अपडेट कौन ई डिस्ट्रिक्ट पे मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? ई डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि इसे मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में ई डिस्ट्रिक्ट को शुरू किया गया है। ई डिस्ट्रिक्ट से बात आई तो ई वाली कौन है? तो ई साइन। अब पहले ई, अब आपको क्या साइन कराने में फलाधिकारी गायब, फला उनका अतः पता नहीं रहता था, लेकिन अब और प्रयास किया गया। ई साइन, ई हस्ताक्षर को डिजिटली जो साइन किए गए उनको वैलिड माना जाता है। अगला ई हॉस्पिटल। इसी प्रकार ई हॉस्पिटल में आप अपना दिखाए जाना है तो वहाँ लाइन लंबी लगती थी, आप वेट करते थे सुबह से शाम तक, तब भी नंबर नहीं आता था। अब घर बैठे पहले आप बुकिंग करवा लीजिए और फिर हॉस्पिटल जाइए, तो आपको आज ई हॉस्पिटल की सुविधा, इसी प्रकार ई कोड की सुविधा, इसी प्रकार ई मेडिसिन की सुविधा, ई हॉस्पिटल, बहुत सारी ये ई वाली जो इलेक्ट्रॉनिक वाली यानी डिजिटल बेस पे आपको मिल रही है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं डिजिटल इंडिया के। इसके अलावा आप कोई भी बात सरकार तक पहुंचाना हो तो जाइए माईगॉव पोर्टल पे और वहां पर अपना सुझाव, अपना सजेशन दे सकते हो। यानी कहा जाता है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सरकार कम से कम आपके यानी सरकार का हस्तक्षेप कम से कम, और जबकि जनता को यानी मैक्सिमम शासन मिल रहा है, इसी को सुनिश्चित करने के लिए माईगॉव पोर्टल लाया गया। तो ये इसमें सिटीजन इंगेजमेंट की बात करता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का एग्जाम्पल आप एथिक्स के पेपर में लिखते हो, कैसे यानी सहभागी गवर्नेंस को सुनिश्चित किया जाए, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। निबंध में आप लिख के आइए। पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आता, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस केवल यानी आप केवल किताबी ज्ञान तक मत बनिए, एग्जाम्पल माईगॉव पोर्टल का इसका इस्तेमाल करिए, जिसमें कौन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रमोट किया जाता और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात हो तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को ही इंडिकेट करता और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को प्रोत्साहित करता है। तो माईगॉव पोर्टल में जो सिटीजन इंगेजमेंट को सुनिश्चित करने के लिए इसे लाया गया है। इसके अलावा और क्या? मेरी पहचान का मतलब ये मेरी पहचान भी ये पहल शुरू की गई और ये नेशनल सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म है, जिसे नया ताजा है। तो मेरी पहचान ये सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म है। तो कब? तो ये किसके लिए? तो पहले जान लीजिए, नया जुलाई 2022 में आया तो पूछा जा सकता। मेरी पहचान ये नेशनल सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म है। इसमें 3 पॉइंट पे ध्यान दिया जाता, तीनों पॉइंट यहाँ लिखे। पहला डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरी पहचान के अंतर्गत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, कि उसका फायदा, उसका लाभ यानी कोर यूटिलिटी हो सके प्रत्येक नागरिक के लिए। दूसरी गवर्नेंस सर्विसेज ऑन डिमांड। जो मेरी पहचान का मतलब हमारा भी कोई अधिकार है, कहते नहीं आज आप उसका नाम सुनते हो नागरिक कौन? डिजिटल नागरिक की बात हो रही है। तो ये जो डिजिटल नागरिक की बात है, तो डिजिटल नागरिक का मतलब हुआ कि हम भले ऑफिस या अपनी वहाँ ना जाएं, लेकिन हमारा जो हम मांग करें उस हिसाब से सरकार हमारे लिए क्या गवर्नेंस उपलब्ध करवाए। तो गवर्नेंस एंड सेवाएं यानी मांग के हिसाब से होनी चाहिए, तो गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरा इसका क्या हो गया? विजन। और तीसरा डिजिटल इंपावरमेंट ऑफ सिटीजन, लोगों को डिजिटली इंपावर किया जाए। तो इंपावरमेंट ऑफ पीपुल्स बाय डिजिटली टू इंश्योर, ये किसमें? मेरी पहचान के अंतर्गत किया गया। तो 3 ये पिलर इसमें भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसी को अगला तो मेरी पहचान भी इसमें बता सकते। अगला नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क को भी विकसित किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति यानी अपने नॉलेज, अपने अभी तक जो अनुभव लिया है उसको शेयर कर सकता है। तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क भी है और यहाँ पर जो बहुत सारा हर एक क्षेत्र से संबंधित जो नॉलेज इकट्ठा है, आप जाकर के वहाँ प्राप्त कर सकते हो। तो ये भी ओपन नेशनल नॉलेज नेटवर्क भी ओपन सोर्स है। इसके अलावा डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट 2 अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया। तो इसमें जो डिजिटल विलेज
ये विलेज का मतलब गांव वाला, तो डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट 2018 में शुरू किया गया। इसमें कहा गया कि जो जिला है, प्रत्येक जिला में कम से कम एक गांव या एक ग्राम पंचायत या गांव क्या डिजिटली रूप से उसे क्या सशक्त होना चाहिए। उसको सशक्त बनाने के लिए क्या किया गया, अक्टूबर 2018 में डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट को भी शुरू किया जाता। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा और क्या किया गया, ये आप आरोग्य सेतु कैसे भूल सकते हो। और कोविड, आप देखे होंगे जब कोविड-19 का दौर आया, जो आपको टीका लगवाना होता था तो कोविन ऐप पे, पोर्टल पे आप जाते थे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते थे। तो ये भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है कोविन आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप से आपको आसपास का यानी कितनी दूर पे आपको कोविड कोई भी व्यक्ति दूसरा है तो उसके बारे में जानकारी पता हो जाती थी आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से। यानी आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से आपको कोरोना है या नहीं है और आसपास के किन लोगों का है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती थी। इसको प्ले स्टोर से आप अपने मोबाइल में, ओपन सोर्स था, आप इसको डाउनलोड कर सकते थे। तो आरोग्य सेतु हो, कोविन हो, ये भी डिजिटल इंडिया के अंतर्गत है। इसके अलावा आधार ये 12 नंबर का बायोमेट्रिक, और इसमें कहाँ किस क्षेत्र के हो ये जानकारी, और आपका आइरिस, पुतली आँख वहाँ की सब जानकारी होती है। तो बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी ली गई और 2016 में इसे स्टैट्यूटरी सांविधिक का दर्जा दिया गया। और किस माध्यम से, ये 2016 का अधिनियम आया, धन विधेयक के रूप में इसको पेश किया गया। काफी ये मुद्दा भी बना था, कौन सा, द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। अब कहेंगे अभी नहीं खत्म हुआ, अभी कहाँ खत्म हुआ, आगे देखिए। और क्या इस्तेमाल करते हो, उमंग ऐप सभी लोग इस्तेमाल। और इस बार 2022 का पीसीएस का पहला क्वेश्चन यूपीपीएससी पीसीएस में मेंस में आया था। उमंग सरकार के कई मंत्रालय, कई विभाग बिखरे हुए थे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आवे और सभी अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं वो सभी जानकारी, एक सारी स्कीम, प्रोग्राम, इनिशिएटिव चल रहे हैं, उनको एक मंच पर कोऑर्डिनेटिव तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए उमंग ऐप लाया गया। कोई भी एक ही पोर्टल पे, एक ही उमंग ऐप पे जा करके सरकार के द्वारा जितनी भी सेवाएं दी जा रही इनको जान सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म ही थी यूनिफाइड मोबाइल, यूसी यूनिफाइड मोबाइल, ए से एप्लीकेशन और एन से हो गया नेटवर्क और जी से हो गया गवर्नेंस। फुल फॉर्म क्या, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नेटवर्क गवर्नेंस। इसका उद्देश्य क्या था कि मोबाइल के माध्यम से कैसे हम क्या करें, यानी कि नागरिक को सरकार के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं वो बताएं, उनको उनके संबंध में सूचनाएं पहुंचाएं। तो इसके लिए उमंग ऐप आता है। इसके अलावा ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म भी एक अलग से स्थापित किया जाता है। तो ये सब प्रयास किस मिशन के अंतर्गत किए गए, तो ये सारे के सारे कौन हैं, उमंग हो या फिर यूपीआई भी तो ओपन सोर्स में आता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब खुला है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है, जिसे आपको पता है, यानी पीसीआई किसके द्वारा, यानी पीसीआई पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसके अलावा एक फ्यूचर स्किल्स प्राइम भी अभियान लाया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा और नैसकॉम दो मिल करके, इसमें क्या है, तो इसमें जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, तो 10 ऐसे क्षेत्र बताए गए नए और उभरती हुई टेक्नोलॉजी में, जिसमें आईटी प्रोफेशनल को जो उनको स्किल मिला उसको रीस्किल और उनके स्किल को अप किया जाएगा। इसको सुनिश्चित करने के लिए फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम लाया गया। और 10 आप कहेंगे कौन कौन से उभरती हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं। एक क्वेश्चन आता है, उभरती हुई टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, इस पे लिखिए। तो उभरती हुई टेक्नोलॉजी में ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, 3D प्रिंटिंग जो बात हो रही है तो इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, सोशल एंड मोबाइल नेटवर्क हो गया। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी इसी में आ गया। और सबसे लास्ट में 10वां कौन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये 10 उभरती हुई टेक्नोलॉजी के प्रमुख क्षेत्र हैं, जो कौन, तो इसमें फ्यूचर स्किल्स प्राइम के अंतर्गत इसको शामिल किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साथ में कौन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिएगा,
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह अपना इस काम के द्वारा इस पहल को लाया गया है, इस पहल को लाया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2017 लोगों को साक्षरता 7 से 17 7 से 7 तो 2017 7 लास्ट में आ रहा है इससे, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2017 में शुरू किया गया। इसमें क्या किया जाएगा, जो ग्रामीण 6 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है इसको क्या किया जाएगा, टारगेट इसमें सेट किया गया, कम से कम 6 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या को डिजिटली रूप से साक्षर बनाया जाएगा और प्रत्येक घर से कम एक व्यक्ति को इसमें टारगेट किया गया है। तो 2017 से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया, जिसमें प्रत्येक घर से कम एक नागरिक, एक व्यक्ति को क्या यानी डिजिटली रूप से साक्षर हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए 2017 में ये शुरू होता। फिर आपके मन में आप प्रश्न करोगे, सर क्या इसके पहले कोई इस प्रकार का अभियान नहीं चल रहा था? जी हाँ, 2 अभियान चल रहे थे। एक का नाम ही था कौन, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। कौन, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। और दूसरा था दीक्षा। इस बार का पेपर उठा के देखिए, यहीं से देखो, आपको अभी पेपर दिखा रहे हैं, तो ये सब ओपन सोर्स है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता। तो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन और दूसरा डिजिटल साक्षरता अभियान। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल साक्षरता अभियान, इसको भी शुरू किया गया। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हो गया। अब ये प्यारा सा इस बार का क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन दिखा रहे हैं तब आपको समझ में आएगा कि ये यूपीएससी कहां का लेवल है और कहां पूछता है। क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, डिजिटल साक्षरता अभियान इसका। फिर पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्ड, बनाए गए ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने कहा जितना कुछ ऊपर हमने डिस्कस किया है सभी क्या ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका 1 2 3 तीनों हो जाएगा। तो ये इसी बार यूपीएससी 2022 का प्री का क्वेश्चन है। अब आपकी समझ में आ चुका होगा यूपीएससी कहां तक जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, इनमें से कौन ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का पर बनाए गए? तो 1 2 3 चारों इसका आंसर हो जाएगा। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की समीक्षा, इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसका साइज लार्ज, और लार्ज का मतलब लार्ज। अब आइए इसमें कौन कौन से पहल किए जा रहे हैं। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं, सबसे पहले मिशन लाइफ, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। तो गांधीनगर में आपको पता है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो यहीं पर यानी लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण को ध्यान में रखकर हमारा जीवन शैली होना चाहिए। तो इसी की दिशा में क्या किया गया, तो लाइफ स्टाइल, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल अपनाया जाए पूरे विश्व के लोगों के द्वारा। तो इसके अभियान के रूप में मिशन लाइफ को शुरू किया गया है। और ये प्रयास जो मिशन लाइफ है, कॉप 26 हुआ था ग्लासगो में, वहां पर ये संकल्प मोदी साहब ने सबको दिलाया था। और अभी जो ये कॉप 27 हुआ, कॉप 27 में शर्म अल शेख के अंतर्गत जो शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान अपनाया गया सस्टेनेबल पर्यावरण को सुनिश्चित करने की दिशा में, उसकी दिशा में ये है। दूसरा, और भारत ने क्या प्रयास किया, भारत का एक विश्व को भारत ने दिखाया कि हम केवल बात नहीं करते हैं, हम जीव जंतु, फ्लोरा और फाना, इनका कंजर्वेशन सस्टेनेबल तरीके से करते हैं। और इसके लिए इसमें आप चीता री इंट्रोडक्शन आप बता सकते हो, चीता री इंट्रोडक्शन, और ये ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स है भारत का जो प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में। इसके अलावा यानी 8 चीते नामीबिया से आए और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा गया है। इसके अलावा भारत के द्वारा ये याद रखिएगा 14 नवंबर बाल दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर 2022 को कौन सा, ये 2022 को कौन सा लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी भारत के द्वारा ये UNFCCC को सौंपी गई। और इस प्रकार 60 ऐसे देश की एक ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने कार्बन उत्सर्जन को कितना कम कर लिया उस संबंध में ये सौंपे हैं। तो लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भारत ने सौंप दिया। कब, ये डेट याद रखिएगा 14 नवंबर 2022 को। इसके अलावा और क्या प्रयास किया गया, तो ये आगे ध्यान दीजिएगा,
इन आवर लाइफ टाइम अभियान, ये अलग है। ये इसमें 18 से 23 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है। और ये नेशनल म्यूजियम किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ही है। नेशनल म्यूजियम ऑन नेचुरल हिस्ट्री और यूएनडीपी दोनों के ज्वाइंट प्रयासों से इसे शुरू किया गया है। ठीक, इसके अलावा कुछ बॉडी इसमें चर्चा में थी, उसको हम देख लेते हैं। एक तो इसमें आपका ध्यान दीजिएगा सेकी, ये सेकी पूछा जा सकता है। तो ये सेकी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसकी स्थापना 2011 में होती, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली है। तो सेकी हमेशा चर्चा में बनी रहती है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो किसमें सोलर एनर्जी को प्रमोट करती है। स्थापना नई है 2011 में, हेडक्वार्टर्स इसका नई दिल्ली है। दूसरा सेकी के बाद है CEEW, क्यू का फुल फॉर्म क्या है, तो ये काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा। तो इसकी स्थापना क्यू की कब होती है, तो क्यू एक प्रकार का ये गैर लाभकारी और ये थिंक टैंक है, ये पूछा जा सकता है। तो ये इन्वायरमेंट के लिए है, इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए 2010 में इसकी स्थापना होती। इसका भी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, नई दिल्ली में है। अगला ये एरेडा काफी चर्चा में रहती है। तो एरेडा भी कौन, ये आपका इंडियन और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 1987 एरेडा एक्ट 1987 के अंतर्गत हुआ। इस प्रकार यह एक प्रकार की सांविधिक बॉडी है। इसके अलावा नीति आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। कौन, नीति आयोग के द्वारा क्या किया गया, क्या यानी वेस्ट टू वेल्थ, जो अपशिष्ट है उसको हम कैसे धन में कन्वर्ट कर लें, तो वेस्ट टू वेल्थ स्कीम चल रही है जो सर्कुलर इकोनॉमी यानी एक क्षेत्र में किया गया परिवर्तन अगले क्षेत्र के लिए भी बूस्ट करेगा। इसको चक्रीय अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता। तो इस सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। और इस प्रकार इस पर 11 कमेटी का गठन किया गया। कितनी, 11 कमेटी का गठन किया गया है। तो इस पर सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में 11 कमेटी का गठन भी हुआ है। इसके अलावा और क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा और क्या प्रयास किया जा रहा, तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पूछा जा सकता। 10 जनवरी हिंदी विश्व हिंदी दिवस होता, तो विश्व हिंदी दिवस के दिन 10 जनवरी 2019 को, कब 2019 को कौन, ये सब आएगा, ये आते हैं क्वेश्चन। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया गया एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अगला प्राण ये पोर्टल लॉन्च किया गया। प्राण का मतलब आपके प्राण बचे रहें, तब कब बचेंगे, जब पर्यावरण प्रदूषण से यानी बचा रहेगा। तो ये कब प्राण पोर्टल विकसित किया गया, एक प्रकार का पोर्टल है। कौन, किसके लिए है, तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन का मॉनिटरिंग के लिए जो ये आपका शुरू किया गया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 10 जनवरी 2019 को, उसकी मॉनिटरिंग हो सके ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई आंसा। ये कब लॉन्च किया गया, तो ये आपका ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे। ये कब लॉन्च किया गया, तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, यानी जो नीला आकाश है, नीला आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये कब 7 सितंबर को हर साल मनाया जाता। तो 7 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल, भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वायु हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में, ये हुआ, पीछे डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में। इसके अलावा नेशनल भारत के द्वारा नेशनल कौन सा नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम 1986 में अपनाया गया। इसी प्रकार 2017 का ये ध्यान दीजिएगा, आर्द्र भूमि कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स भी 2017 में आते हैं। इसके अलावा भारत का और क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, रामसर कन्वेंशन को भारत ने कब रेटिफाई किया, 1982। और ये भारत की 2 साइट 1982 में शामिल हुई थी। इसमें एक केवलादेव राजस्थान का, चिल्का उड़ीसा का। इसके अलावा पंचामृत COP 26 में मोदी साहब ने दिया था, यानी विश्व को पंचामृत की संकल्पना। इसके अलावा मोदी साहब के साथ साथ इसमें और क्या है, आर्द्र भूमि की बात आई। तो सबसे लार्जेस्ट अगर पूछा जाए रामसर साइड कौन है, और सबसे स्मॉलेस्ट में कौन है, बेम्बानूर। कौन है, बेम्बानूर, जिसका एरिया कितने 19.75 हेक्टेयर है। लार्जेस्ट पूछी जाए सुंदरवन, जिसका मिलियन हेक्टेयर है, कितना 0.4। तो इस प्रकार भारत एशिया में जो आर्द्र भूमि है उनके संदर्भ में सबसे आगे है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 75 टोटल आर्द्र भूमियां हैं, जो भारत के कुल आर्द्र भूमि का रामसर में जो शामिल है 75 हैं, बाकी तो संख्या ज्यादा है। तो 8% इसमें आता है। 8% भारत की आर्द्र भूमि किसमें शामिल है, रामसर स्थल में शामिल है। रामसर स्थल में शामिल है। इसके अलावा और क्या,
आगे देखिएगा 1 जुलाई 2022 से किस पे, तो इसमें सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है इसको बैन कर दिया गया। अगला कौन है, नेशनल एक्सपो ऑन इको अल्टरनेटिव्स के लिए एक एक्सपो का प्रदर्शनी का आयोजन हुआ और इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है इसको बैन करने के लिए चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। ये 26 से 27 सितंबर 2022 में किया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यानी जो मटेरियल मेड फ्रॉम सीवेड यानी बायोगैस, उसके बाद कौन हो गया, राइस, व्हीट, ब्रेन, राइस स्टेबल, प्लांट एग्रीकल्चर, जो अवशेष होता है बनाना और इसका इन सबको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। प्राकृतिक शुभंकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया। T2 अवार्ड दिए गए और इसमें जो 2020 में पीलीभीत को ये अवार्ड मिला, 21 में सत्यमंगलम तमिलनाडु का ये दिया गया और सत्यमंगलम जो है 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसके अलावा पुनीत सागर एवं स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान भी शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है जो समुद्र के तट हैं इनको कैसे सुरक्षित, कैसे क्लीन बनाया जाए। इसके अलावा सबसे लास्ट वाला इसमें कौन है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द वर्ल्ड भारत में है। विश्व में जो जितने टाइगर हैं उसका 70% से ज़्यादा कहाँ पाए जाते, भारत में पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, 75,000 किलोमीटर जो है उसका भारत में 70% से ज़्यादा भारत में है और भारत में टोटल कितने 53 टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा अब अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखिए, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल ये कब, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा 20 जुलाई 2015 को लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा इसमें इसी के साथ इंटरलिंक किया गया ई श्रम पोर्टल, जो ये इसी मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उद्यम पोर्टल पूछे तो ये एमएसएमई मंत्रालय का है। असीम पूछे तो इसमें कितने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा यानी कौशल व विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम पूछा जाए तो एक महू मध्य प्रदेश इंदौर में, ये विश्व का दूसरा और भारत का पहला है और अमेरिका में पहली बार स्थापित किया गया था और इसमें 1747 से लेकर 1947 की भारत की इतिहास को दिखाया जाएगा। और जाते जाते आप एक क्वेश्चन आप करके जाइएगा, तो ये क्वेश्चन इसी बार यूपीएससी आईएएस के आए हुए क्वेश्चन है, तो इसको आप करिएगा। मजेदार क्वेश्चन आपको आर्द्रभूमि से भी आए थे, आप इसको खटाखट देखिए। होकेरा कहाँ है, होका था तो आपको आर्द्रभूमि हमको ट्रिक बताए थे, कहाँ, कश्मीर वाली, जम्मू कश्मीर में है, तो इसमें पंजाब है, इसको काटिए। रेणुका हिमाचल प्रदेश सही है, रुद्र सागर त्रिपुरा ये भी सही है, सस्तम कोट्टा ये तमिलनाडु में नहीं बल्कि कहाँ है, केरल में, तो कट गए। तो कौन कौन बचे, तो इसमें 2 और 4 केवल 2 पेयर सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। अगला वाला बाकी है आपका कौन हो गया, इसमें ये कौन सा स्थापित किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को स्थापित किया गया है। ठीक, अगला ग्रीन वॉशिंग सबसे लास्ट है। ग्रीन वॉशिंग क्या है, तो ये पहला वाला इसका ग्रीन वॉशिंग का सही हो जाएगा। ये कई बार हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, मिथ्या रूप से झूठे रूप से या प्रभाव व्यक्त करना कंपनी के द्वारा कि उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो इको फ्रेंडली हैं। और इसी के साथ आज का ये डिस्कशन समाप्त होता है और फिर कल मिलेंगे, तब तक सोनी सर आपको करवाएंगे। जय हिंद।